वेलकम टू यूपीएससी हिंदी मीडियम एग्जाम, जहां हम आपको यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस एग्जाम की तैयारी कराते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। उन्हें बस रट लिया जाता है, लेकिन हमारे पास आज जो बेहतरीन स्टडी नोट्स हैं, वो इस पूरे विषय को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। आज हमारा मिशन सिर्फ इन भौगोलिक आंकड़ों को, मतलब इन नंबर्स को दोहराना नहीं है, बल्कि हम ये डिकोड करेंगे कि दुनिया के नक्शे पर जो भारत का जो ये ग्लोबल एड्रेस है, वो हमारी जलवायु, हमारी संस्कृति और सबसे जरूरी हमारी रणनीतिक स्थिति को कैसे तय करता है। ये बहुत ही शानदार अप्रोच है, क्योंकि देखिए किसी भी देश का भूगोल सिर्फ उसका पता नहीं होता। वह असल में उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी सुरक्षा चुनौतियों और उसकी पूरी नियति का क्या कहते हैं, एक ब्लूप्रिंट होता है। एग्जैक्टली, एक ब्लूप्रिंट। और आज हम इसी ब्लूप्रिंट को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो मुझे इन नोट्स में सबसे ज्यादा हैरान कर गई, और वो है जमीन और आबादी का एक बहुत बड़ा असंतुलन। लैंड टू पॉपुलेशन पैराडॉक्स। हाँ, वही। मतलब अगर हम दुनिया के मंच पर भारत का समग्र आकार देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से हम 7वें नंबर पे आते हैं। जी, 7वां सबसे बड़ा देश। और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। सुनने में ये नंबर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब हम दुनिया की कुल रहने लायक जमीन से इसकी तुलना करते हैं तो ये सिर्फ 2.42% है। सिर्फ 2% के करीब। बिल्कुल, मात्र 2.42%। और यहीं से भारत की हर एक नीतिगत चुनौती की असल शुरुआत होती है। क्योंकि देखिए, जमीन तो हमारे पास सिर्फ इतनी सी है, लेकिन जब हम इस भूभाग पर मौजूद आबादी को देखते हैं ना, तो तस्वीर पूरी तरह से पलट जाती है। क्योंकि आबादी के मामले में हम दुनिया का लगभग 17.5% हिस्सा हैं। एग्जैक्टली 17.5% आबादी। अब आप उन देशों को देखिए जो क्षेत्रफल में हमसे बहुत बड़े हैं। इसके लिए हमारे नोट्स में एक बहुत अच्छी ट्रिक भी दी गई है। रुक चीन, अब आ भारत। अरे वाह, ये ट्रिक तो बहुत पुरानी और असरदार है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर 7वें नंबर पर भारत। हाँ, तो ये जो रूस या कनाडा जैसे देश हैं, वहाँ संसाधनों के मुकाबले आबादी ना के बराबर है। और हमारे यहाँ हर एक इंच कृषि भूमि पर, हर एक नदी पर भयानक दबाव है। इसको समझने के लिए मैं हमेशा एक एनालॉजी का इस्तेमाल करता हूँ। मतलब श्रोतागण बस एक पल के लिए कल्पना करें कि एक बहुत बड़ा मोहल्ला है। ठीक है। और उस पूरे मोहल्ले का 20% हिस्सा, यानी 5वां हिस्सा, सिर्फ एक बहुत ही छोटे से कमरे में रहने को मजबूर है। ओह, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? उस छोटे से कमरे में हवा, पानी, राशन, हर चीज के लिए कितनी मारामारी होगी। यही स्थिति हमारे संसाधनों की है। बिल्कुल। और इसीलिए भारत की कोई भी आर्थिक या सामाजिक नीति इस भयानक असंतुलन को नजरअंदाज करके बन ही नहीं सकती। और एक और दिलचस्प बात जो इन नोट्स में है, वो ये कि ये विशाल भूभाग हमेशा से ऐसा नहीं था। अच्छा। हाँ, लाखों साल पहले भारत एशिया का हिस्सा था ही नहीं। ये प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट जो था गोंडवाना लैंड, उसका हिस्सा था। अरे हाँ, जो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था। सही कहा। फिर समय के साथ ये उत्तर की ओर खिसका और यूरेशियन प्लेट से टकराया। इसी टकराव से हिमालय बला, जिसने हमें एक तरह से एक प्राकृतिक किला दे दिया। प्राकृतिक किला, ये शब्द बहुत सही है, क्योंकि जब हम इस सीमित जमीन पर इतने बड़े जनसंख्यिकी दबाव को देखते हैं तो इसकी सुरक्षा और इसकी सीमाएं बहुत अहम हो जाती हैं। तो अब जरा इसके आयामों पर, इसके डायमेंशंस पर बात करते हैं। बिल्कुल। अगर हम उत्तर में लद्दाख से शुरू करें और दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाएं, तो ये सीधी लंबाई 3,214 किलोमीटर है। और वहीं अगर हम पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक की चौड़ाई नापें तो वो 2,933 किलोमीटर है। और क्या आपने इन दोनों आंकड़ों में एक खास चीज नोटिस की? यही कि उत्तर दक्षिण की लंबाई पूर्व पश्चिम से ज्यादा है। एग्जैक्टली, लगभग 300 किलोमीटर ज्यादा। और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जो विस्तार है, यही कारण है कि भारत में इतने सारे अलग अलग क्लाइमेट जोन्स हैं। मतलब उत्तर में हिमालय की बर्फ और दक्षिण में वो नमी वाला मौसम। हाँ, और इसी वजह से हमारे पास इतनी विविधता वाली कृषि है। अब अगर सीमाओं की बात करें तो हमारी स्थलीय सीमा यानी जमीनी बॉर्डर करीब 15,200 किलोमीटर लंबा है। 15,200, और वो भी इतने अलग अलग इलाकों में।
रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं। इसे मैनेज करना तो सच में मतलब किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। बिल्कुल नहीं है। और जमीनी सीमा के साथ साथ हमारी समुद्री सीमा भी है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर ये 7,516.6 किलोमीटर है। 7,516 किलोमीटर। लेकिन यहाँ नोट्स में एक तथ्य है जिसने मुझे सच में उलझा दिया है। कौन सा तथ्य? गुजरात वाला। हाँ, बिल्कुल वही। अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे लंबी तटरेखा यानी कोस्ट लाइन किस राज्य की है, तो मैं तो तुरंत महाराष्ट्र या फिर केरल का नाम लूंगा। क्योंकि नक्शे पर वो समुद्र के साथ एक लंबी सीधी रेखा में नजर आते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन नोट्स कहते हैं कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, 1,214 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ। मतलब अगर हम नक्शे पर सरसरी नजर डालें तो गुजरात का किनारा इतना बड़ा तो नहीं दिखता। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, इसे भूगोल की भाषा में कोस्टलाइन पैराडॉक्स कहते हैं, तटरेखा का भ्रम। तटरेखा का भ्रम। थोड़ा और समझाइए इसे। देखिए, अगर आप एक सीधी छड़ी को नापते हैं तो उसकी लंबाई आसानी से निकल आती है। लेकिन गुजरात का जो तट है वो कोई सीधी रेखा नहीं है। हाँ, वहाँ कच्छ की खाड़ी है और खंबात की खाड़ी भी है। सही कहा। वहाँ समुद्र का पानी जमीन के बहुत अंदर तक आता है। तो ज्वार भाटे की वजह से ये किनारा इतना ज्यादा कटा-फटा और घुमावदार हो गया है कि अगर आप इसके हर एक मोड़ को, हर एक छोटी सी दरार को एक धागे से नापे और फिर उस धागे को सीधा करें तो उसकी लंबाई किसी भी दूसरे राज्य के सीधा समुद्र तट से कहीं ज्यादा निकलेगी। अरे वाह, ये तो सच में चौंकाने वाला है। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक सीधे तार के तुलना में आप एक घुमावदार स्प्रिंग को नाप रहे हो। जो चीज सामने से सीधी और छोटी दिखती है वो खींचने पर कहीं ज्यादा लंबी हो सकती है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और इसी कटी फटी तट रेखा की वजह से ही गुजरात में ऐतिहासिक रूप से इतने सारे प्राकृतिक बंदरगाह रहे हैं, क्योंकि जहाजों को रुकने के लिए ऐसी ही जगहें चाहिए होती हैं। क्या बात है। भूगोल कैसे इतिहास और अर्थव्यवस्था को तय करता है, ये उसका जीता जागता सबूत है। अब जलीय सीमा से थोड़ा वापस लौटते हैं जी। अपनी 15,200 किलोमीटर वाली स्थलीय सीमा पर। जी। हम 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। बिल्कुल। और यहाँ भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है श्रोताओं के लिए। हाँ, और मैं अपनी सामान्य ज्ञान की भूल को यहाँ स्वीकार करना चाहूंगा। अगर कोई अचानक पूछे कि हमारी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो ज्यादातर लोग, मतलब मैं खुद भी, तुरंत चीन या पाकिस्तान का ही नाम सोचूंगा। क्योंकि हमारी रोजमर्रा की खबरों में यही दो नाम छाए रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जवाब पूरी तरह गलत है। हमारी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। क्या? 4,096 किलोमीटर। और ये दुनिया की 5वीं सबसे लंबी जमीनी सीमा है। 5वीं सबसे लंबी? बाप रे। ये तथ्य सच में हमारी जो पूर्वी रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं उनको देखने का नजरिया ही बदल देता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये सीमा इतनी लंबी है तो ये इतनी चर्चा में क्यों नहीं रहती, चीन या पाकिस्तान की तरह? क्योंकि ये सीमा एक अलग तरह की चुनौती है। चीन और पाकिस्तान की सीमाएं सक्रिय सैन्य खतरों वाले क्षेत्र हैं। वहाँ तोपखाने हैं, रडार है। लेकिन बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीमा है वो कोई बंजर रेगिस्तान या पहाड़ नहीं है। वो बंगाल डेल्टा से होकर गुजरती है। बंगाल डेल्टा यानी बहुत सारी नदियां। एग्जैक्टली। सैकड़ों नदियां, जलधाराएं और दलदल। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बारिश के मौसम में नदियां अपना रास्ता बदल लेती है। अरे? हाँ, नदी के बीच में रातों रात रेत के टापू बन जाते हैं जिन्हें हम चार कहते हैं, और फिर वो अगले ही दिन पानी में बह भी जाते हैं। तो मतलब आप कह रही हैं कि वहां जमीनी स्थायी नहीं है? बिल्कुल नहीं। और जब जमीनी स्थायी नहीं है तो वहां बाड़ लगाना या फेंसिंग करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब समझ आया। और इसके ऊपर से ये सीमा दुनिया के कुछ सबसे घनी आबादी वाले इलाकों से गुजरती है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही घर का आधा हिस्सा भारत में होता है और आधा बांग्लादेश में। क्या? एक ही घर दोनों देशों में? हाँ। इसी वजह से यहाँ तस्करी और अवैध प्रवास को रोकना सुरक्षा बलों के लिए बहुत बहुत बड़ा सिरदर्द है। ये प्रशासनिक चुनौती ज्यादा है, सैन्य चुनौती कम। ये तो सच में मतलब बहुत जटिल है। अब मैं सोच रहा हूँ इतनी लंबी और जटिल सीमाओं वाले इस विशाल देश को ग्लोब पर सटीक रूप से कैसे खोजा और मैनेज किया जाता है? इसका सीधा सा जवाब उन अदृश्य रेखाओं में है जिन्हें हम अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं।
हाँ, इसको याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखाएं। हाँ, ये ट्रिक कभी फेल नहीं होती। तो ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं, ये समय और मौसम दोनों का गणित तय करती हैं। भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल, भूमध्य रेखा के उत्तर में। और नोट्स के मुताबिक हमारा विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड में हम 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हैं। और आपको पता है, किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर? लेकिन इन रेखाओं में मुझे समय का जो गणित है ना, वो बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। हाँ, वो बहुत मजेदार है। मतलब देखिए, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में ठीक 4 मिनट का समय लगता है। बिल्कुल, क्योंकि 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है। सही। तो अब अगर हम पश्चिम में गुजरात और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के देशांतरों को देखें, 68 डिग्री और 97 डिग्री, तो इनके बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर आ जाता है। हाँ, लगभग 30 डिग्री। और अगर हम इस 30 को 4 से गुणा कर दें तो ये हो गए 120 मिनट। यानी पूरे 2 घंटे का फासला। 2 घंटे मतलब जब अरुणाचल में सुबह के 5 बजे सूरज निकल आता है, तब गुजरात में लोगों के लिए आधी रात ही होती है। वहां सूरज 7 बजे उगेगा। एग्जैक्टली। सोचिए, अगर हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड टाइम ना हो तो देश भर में ट्रेनों का टाइम टेबल बनाना पूरी तरह से असंभव हो जाता। और सिर्फ ट्रेन ही क्यों, स्टॉक मार्केट, राष्ट्रीय परीक्षाएं, हवाई यातायात, सब कुछ एकदम अस्त व्यस्त हो जाता। इसी अराजकता से बचने के लिए भारत ने 82.5 डिग्री यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST माना है। जो कि इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। बिल्कुल। और चूंकि ये ग्रीनविच मीन टाइम से 82.5 डिग्री पूर्व में है, तो हम वही 4 मिनट वाला फॉर्मूला लगाकर देख सकते हैं। हाँ, 82.5 गुणा 4 यानी 330 मिनट, जो बनते हैं 5 घंटे और 30 मिनट। इसीलिए हमारा समय GMT से 5.5 घंटे आगे रहता है। और इस मानक समय रेखा को याद रखने की भी एक बढ़िया ट्रिक है नोट्स में। अरे हाँ, ट्रिक ममा को। हाँ, ममा को। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन 5 राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है। और ये जो 82.5 डिग्री देशांतर है, ये सिर्फ एक रेखा नहीं है। ये असल में वो धागा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करोड़ों लोगों की घड़ियों को एक ही समय सारणी में बांधता है। बहुत खूब कहा। और समय को बांधने वाली इस रेखा के साथ साथ एक और रेखा है जो हमारी जलवायु को बांधती है, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। जी, ये भारत को लगभग बीच से काटती है और इसे 2 क्लाइमेट जोन्स में बांट देती है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। और इसकी भी एक मशहूर ट्रिक है ना, 8 राज्यों से गुजरने वाली मगरमच्छ झपटा। हाँ, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। मगरमच्छ झपटा बहुत ही क्रिएटिव है ना? और ये कर्क रेखा सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं है, ये भारत के मॉनसून और कृषि के पूरे चक्र को तय करती है। इसके दक्षिण में मौसम साल भर गर्म रहता है, जो चावल और मसालों के लिए एकदम सही है, और उत्तर में सर्दियां होती हैं, जो गेहूं के लिए जरूरी है। क्या बात है! सिर्फ एक काल्पनिक रेखा हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का ढांचा तय कर रही है। अब जब हमने इन रेखाओं को, इस ग्रिड को समझ लिया है, तो आइए देश के बिल्कुल अंतिम किनारों पर चलते हैं, जिन्हें एक्सट्रीम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि किसी भी देश के लिए ये 4 कोने सिर्फ भूगोल की किताबें भरने के लिए नहीं होते। आधुनिक सुरक्षा में इनकी भूमिका बहुत अहम होती है। बिल्कुल। तो चलिए उत्तर से शुरू करते हैं। हमारा सबसे उत्तरीय बिंदु है इंदिरा कोल। ये लद्दाख में काराकोरम पर्वतमाला में है, एकदम सियाचिन ग्लेशियर के पास। हाँ, सियाचिन का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। जी हाँ। और वहां हमारे सैनिकों के लिए दुश्मन से ज्यादा बड़ा खतरा वो जमा देने वाली ठंड और ऑक्सीजन की कमी होती है। सच में। लेकिन सामरिक रूप से इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। हाँ, है ना? बहुत ज्यादा। इंदिरा कोल हमें मध्य एशिया की तरफ देखने का एक रणनीतिक फायदा देता है, और चीन तथा पाकिस्तान की किसी भी हरकत पर हम वहां से सीधे नजर रख सकते हैं। और अगर हम इसके बिल्कुल उलट दक्षिण की तरफ आएं, तो यहाँ 2 अलग अलग बिंदु हैं। भारत की मुख्य भूमि यानी मेनलैंड का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। ठीक है। लेकिन अगर हम पूरे भारत गणराज्य की बात करें, द्वीपों को मिलाकर, तो हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु
इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। हाँ। और दुख की बात है कि 2004 की सुनामी में ये आंशिक रूप से समुद्र में डूब गया था। डूबने के बावजूद इसकी सामरिक अहमियत कम नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। ये मलक्का जलडमरू मध्य मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब है। और मलक्का दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। वहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल और माल का गुजरता है। एग्जैक्टली। वहां भारत की मौजूदगी हमें बहुत ताकतवर बनाती है। उत्तर में बर्फीले ग्लेशियर्स और दक्षिण में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन, दोनों ही जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स हैं। और पूर्व और पश्चिम के बिंदु? पूर्व में सबसे आखिरी बिंदु है किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में। जी, जहां देश की पहली किरण पड़ती है। जी, ये चीन सीमा के बिल्कुल पास है। और पश्चिम में है सर क्रीक। सर क्रीक गुजरात में। पाकिस्तान के साथ इस पर काफी विवाद भी रहता है, लेकिन ये क्रीक आखिर होता क्या है? क्रीक असल में समुद्र का पानी होता है जो जमीन के अंदर एक संकरी धारा, एक नाले की तरह घुस आता है। अच्छा, ज्वारीय मुहाना जिसे कहते हैं। हाँ, यह एक दलदली इलाका है जहां ज्वार भाटे की वजह से पानी का स्तर लगातार बदलता रहता है। तो मतलब ये कोई ठोस जमीन नहीं है जहां पे एक लकीर खींच दें, ये तो दलदल है जो अपनी जगह बदल रहा है। और यही सबसे बड़ा विवाद है, सीमा कहाँ मानी जाए, पानी के किस स्तर पर। और ये लड़ाई सिर्फ उस दलदल की नहीं है। तो फिर किस बात की है? उस दलदल से जो समुद्री सीमा, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तय होता है, उसमें मछली पकड़ने के विशाल इलाके और तेल के भंडार छिपे हैं। बाप रे, मतलब एक छोटे से दलदल का विवाद करोड़ों डॉलर के संसाधनों से जुड़ा है। उत्तर में जमे हुए ग्लेशियर से लेकर दक्षिण में मलक्का स्ट्रेट तक और किबेतु के दुर्गम पहाड़ों से लेकर सर क्रीक के दलदलों तक, भारत के ये चारों कोने वास्तव में एक बिसात के सबसे अहम मोरे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसे समेटा है। हमने आज जितने भी आंकड़े देखें, चाहे वो 17.5% आबादी का दबाव हो, 4096 किलोमीटर की बांग्लादेशी सीमा हो या 82.5 डिग्री देशांतर का समय गणित हो, ये सब सिर्फ परीक्षा में पूछे जाने वाले नंबर नहीं है। ये भारत की कूटनीतिक, मौसम संबंधी और रणनीतिक वास्तविकताएं। बिल्कुल, ये सिर्फ रेखाएं नहीं, ये हमारे देश की कहानी है। आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं, कुछ ऐसा जिस पर वो खुद विचार करें। जी बताइए। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है, जो उसके पूर्व पश्चिम विस्तार से लगभग 300 किलोमीटर ज्यादा है। सोचने वाली बात यह है कि नक्शे पर आकार में मामूली सा दिखने वाला ये सिर्फ 300 किलोमीटर का अंतर भारतीय उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक व्यापार मार्गों, लोगों के प्रवासन यानी माइग्रेशन के पैटर्न्स या फिर प्राचीन सैन्य रणनीतियों को किस तरह से प्रभावित कर सकता था। ये बहुत ही गहरा सवाल है। भूगोल ने इतिहास को कैसे मोड़ा होगा? बिल्कुल, इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि भूगोल सिर्फ जमीन की व्याख्या नहीं करता, ये इतिहास को दिशा भी देता है। आज की गहरी पड़ताल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की झुलसा देने वाली गर्मियों में न सिर्फ जिंदा रहा, बल्कि हजारों सालों तक फलता फूलता भी रहा। बिल्कुल, दक्षिण भारत के इतिहास ने कुछ ऐसा ही करके दिखाया था। सही कहा। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे भूगोल और नदियां किसी भी सभ्यता का भाग्य तय करती। बहुत बड़ी भूमिका होती है इनकी। ठीक है। तो आज के इस गहन चर्चा में हम भारत के उन्हीं करीब 400 नीले जीवन रेखाओं का विश्लेषण करने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी नए शिक्षार्थी के लिए किताबों में छपे नक्शे एक उलझी हुई नीली भूल भुलैया जैसे लगते हैं। हाँ, वो बस रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उस विज्ञान और भूगोल को समझना है जो इन नदियों को चलाता है। सही बात है। हमने भूगोल के कई लेखों, प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स और विशेषज्ञ वीडियो लेक्चर्स का निचोड़ निकाला है ताकि हम इस विषय की गहराई में उतर सकें। और ये समझना बहुत जरूरी है कि नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, मतलब ये वो शक्तिशाली औजार हैं जिन्होंने भारत के पूरे परिदृश्य को गढ़ा है। जब कोई छात्र हिमालयी और प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुलर नदी प्रणालियों के बीच के अंतर को रटने की कोशिश करता है तो वो अक्सर उलझ जाता है। हाँ, क्योंकि वो बेसिक्स छोड़ देते हैं। बिल्कुल, वजह यह है कि वो इन नदियों के व्यवहार के पीछे छिपे क्यों और कैसे को छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी चुनौती है। मतलब 400 से ज्यादा नदियां, उनकी हजारों सहायक नदियां,
शुरुआत कहाँ से की जाए? जो स्रोत हमारे पास हैं उनका सीधा सा सुझाव है कि सबसे पहले इस पूरे सिस्टम को अपने दिमाग में विजुअलाइज किया जाए। मैप के जरिए? हाँ, एक बड़ा नक्शा सोचिए और भारत को 2 हिस्सों में काट दीजिए। अच्छा। और नीचे का हिस्सा यानी प्रायद्वीपीय पठार जो करोड़ों साल पुराना और बहुत कठोर है। इस भौगोलिक विभाजन के बिना नदियों को समझना शायद असंभव है, लेकिन इससे भी पहले किसी भी नदी को समझने के लिए उसके जीवन चक्र को देखना होता है। जीवन चक्र मतलब नदियों का भी जीवन चक्र होता है? बिल्कुल होता है। भूगोल की भाषा में नदी के बहाव के 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला चरण है यूथफुल या युवावस्था। ओके। यहाँ नदी पहाड़ों की खड़ी ढलानों से बहुत बहुत तेज गति से नीचे गिरती है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, पानी का बहाव वर्टिकल इरोजन यानी सीधा कटाव करता है। हाँ, एक सेकंड, मुझे इस सीधे कटाव को थोड़ा और स्पष्ट करने दें। क्या इसका मतलब यह है कि पानी किसी आरी की तरह पहाड़ को ऊपर से नीचे गहराई में काट रहा है, ना कि किनारों को चौड़ा कर रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे किसी केक में ऊपर से नीचे चाकू चलाया जाए। अरे वाह, ये तो बहुत विजुअल है। हाँ, और इसी वजह से पहाड़ों में बहुत गहरी और संकरी घाटियां बनती हैं। नदी की गति इतनी आक्रामक होती है कि वो बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ बहा ले जाती है। फिर आता है दूसरा चरण, मैच्योर या परिपक्वावस्था। ये तब होता होगा जब वो मैदानों में आती है। एकदम सही। ये तब होता है जब नदी पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों में कदम रखती है। जमीन समतल होने के कारण पानी की गति अब धीमी पड़ जाती है। तो अब वो गहराई में नहीं काटेगी? नहीं, अब नदी गहराई में काटने के बजाय किनारों को काटना शुरू करती है, जिससे उसका पार्ट बहुत चौड़ा हो जाता है। अच्छा, और अंत में आता होगा तीसरा चरण, जब वो समुद्र से मिलने वाली होती है? हाँ, उसे ओल्ड या सेनाइल चरण कहते हैं। समुद्र के पास पहुंचते पहुंचते ढलान लगभग खत्म हो जाती है। पानी एकदम शांत हो जाता है। हाँ, नदी इतनी थक चुकी होती है कि वो अपने साथ लाए हुए पहाड़ों के टुकड़े, मिट्टी और गाद को आगे नहीं धकेल पाती। वो उस गाद को वहीं जमा करने लगती है। पानी अलग अलग धाराओं में बढ़ जाता है। और इसी से डेल्टा का निर्माण होता है? बिल्कुल, डेल्टा ऐसे ही बनते हैं। अगर इस पूरी प्रक्रिया को देखा जाए तो नदी का जीवन किसी इंसान के जीवन चक्र की सबसे बेहतरीन एनालॉजी लगता है मुझे। हाँ, कह सकते हैं। मतलब पहाड़ों में वो एक ऊर्जावान युवा की तरह है, एकदम तेज, आक्रामक और बेपरवाह। बिल्कुल। और मैदानों में आकर वो एक परिपक्व इंसान बन जाती है, शांत, विस्तृत और सबको साथ लेकर चलने वाली। बहुत खूब। और अंत में समुद्र में विलीन होने से पहले वो एक बुजुर्ग की तरह अपने जीवन भर के अनुभवों को, यानी अपने साथ लाई गाद को एक विशाल डेल्टा के रूप में दुनिया के लिए छोड़ जाती है। ये तुलना सिर्फ काव्यात्मक नहीं है, बल्कि नदियों के व्यवहार को वैज्ञानिक रूप से भी एकदम सटीक ढंग से दर्शाती है। हाँ। और नदियों के इसी व्यवहार और उनके जन्मस्थान के आधार पर हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच का सबसे बुनियादी अंतर तय होता है। पानी का स्रोत क्या है, ये सबसे अहम सवाल है। तो हिमालयी नदियों से शुरू करते हैं। किताबों में हमेशा लिखा होता है कि ये नदियां 12मासी यानी पेरेनियल होती हैं। हाँ, बिल्कुल। इनमें साल भर पानी रहता है। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल आता था कि सर्दियों में जब हिमालय का तापमान माइनस में चला जाता है, बर्फ जम जाती है, हाँ, सब कुछ जम जाता है, तो फिर ग्लेशियर पिघलते कैसे हैं? ये नदियां साल भर कैसे बहती हैं? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। दरअसल हिमालयी नदियों को सिर्फ ग्लेशियर से पानी नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, इनका जल ग्रहण क्षेत्र, जिसे हम कैचमेंट एरिया कहते हैं, वो इतना विशाल होता है कि इन्हें कई स्रोतों से पानी मिलता रहता है। गर्मियों में तो ग्लेशियर पिघलते ही हैं, मानसून के दौरान इन्हें भारी बारिश का पानी मिलता है। और सर्दियों में जब ऊपर बर्फ जमने लगती है, तब भी निचले इलाकों के भूजल यानी ग्राउंड वाटर का रिसाव इन नदियों के बहाव को बनाए रखता है। तो ग्राउंड वाटर भी काम आता है? हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा अलग अलग ऊंचाइयों पर बर्फ पिघलने का समय अलग अलग होता है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इसी जटिल प्रणाली का हिस्सा है। अब अगर तुलना की जाए नीचे की प्रायद्वीपीय नदियों से, तो वहां कोई हिमालय तो है नहीं, कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई बर्फ नहीं। तो स्रोत बताते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियां मुख्य रूप से मौसमी होती हैं। इनका जन्म आमतौर पर पश्चिमी घाट के पहाड़ों या मध्य भारत के पठारों से होता है। हाँ। मतलब मॉनसून में ये उफान पर होती हैं,
लेकिन गर्मी में सूखने लगती हैं। और यही वो जगह है जहां भूगोल और इतिहास आपस में टकराते हैं। कैसे? देखो, दक्षिण भारत का पठार बहुत पुराना है, यहाँ की चट्टानें बहुत बहुत कठोर हैं, इसलिए इन नदियों का कैचमेंट एरिया उत्तरी नदियों की तरह विशाल नहीं हो पाता। समझ गई। तो जब मॉनसून चला जाता है तो इनका जलस्तर बहुत तेजी से गिरता है। और यहीं पर मुझे वो ऐतिहासिक रहस्य सबसे ज्यादा हैरान करता है जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया था। वो साम्राज्यों वाला। हाँ, अगर ये नदियां गर्मियों में सूखने लगती थीं तो चोल, पल्लव और विजयनगर जैसे विशाल साम्राज्य इतने लंबे समय तक कैसे टिके रहे? बिना पानी के तो कोई भी सभ्यता कुछ हफ्तों में दम तोड़ सकती है। हाँ, इसका जवाब उस दौर के मानव इंजीनियरिंग और जल प्रबंधन में छिपा है। अच्छा। दक्षिण भारत के उन प्राचीन साम्राज्यों ने ये समझ लिया था कि प्रकृति उन्हें साल भर पानी नहीं देने वाली। इसलिए उन्होंने झीलों, तालाबों और कुओं का एक ऐसा अभूतपूर्व नेटवर्क बनाया जो मॉनसून की एक एक बूंद को रोक लेता था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बिल्कुल। चोल वंश द्वारा कावेरी नदी पर बनाया गया कल्लनाई डैम, जिसे ग्रैंड एनिकेट भी कहते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। ये दुनिया के सबसे पुराने जल प्रबंधन संरचनाओं में से एक है। मतलब उन्होंने भूगोल की कमी को अपने दिमाग और इंजीनियरिंग से पूरा किया। बिल्कुल। और एक और बात, कावेरी नदी पूरी तरह से मौसमी नहीं है। वो कैसे? तो पूर्वी मानसून से कावेरी के निचले हिस्से को पानी मिल जाता है। अरे वाह, दोनों तरफ से फायदा। हाँ, इसलिए कावेरी को दक्षिण में एक 12मासी नदी का दर्जा प्राप्त है। ये तो सच में प्रकृति का एक अद्भुत संतुलन है। अब जब हम पानी के स्रोतों के विज्ञान को समझ चुके हैं तो उस इलाके की ओर चलते हैं जिसे ज्योग्राफिकल लॉटरी लगी हुई है। उत्तर भारत के विशाल मैदान। बिल्कुल। सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के ड्रेनेज सिस्टम को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, और इन तीनों में से सिंधु नदी प्रणाली का ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है। 3180 किलोमीटर लंबी यह नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास बोकारचू ग्लेशियर से जन्म लेती है। बोकारचू, ठीक है। भारत में इसका सफर जांस्कर और लद्दाख की कठोर पर्वतमालाओं के बीच से कटकर गुजरता है। लेकिन सिंधु नदी की असली ताकत उसकी 5 सहायक नदियां हैं, है ना? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। बिल्कुल। यही वो नदियां हैं जिन्होंने मिलकर पंजाब यानी 5 आब या 5 नदियों की भूमि का निर्माण किया। और इनमें से हर नदी का अपना एक अलग भौगोलिक चरित्र है। जैसे चिनाब नदी, वो अपने आप में 2 अलग-अलग नदियों चंद्रा और भागा के मिलने से बनती है। परीक्षाओं में अक्सर इन सहायक नदियों का क्रम पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण। हाँ, बहुत आम सवाल है। और सिंधु का ज्यादातर पानी पाकिस्तान की तरफ बह जाता है और वो अंत में अरब सागर में जाके मिल जाती है। सिंधु के बाद आती है वो नदी जो न सिर्फ भारत के सबसे बड़े मैदानी इलाके को सींचती है बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान भी है, गंगा। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम अक्सर लोगों को इसके उद्गम को लेकर होता है। गंगा असल में किसी एक ग्लेशियर से गंगा के नाम से नहीं निकलती है ना? हाँ, ये भूगोल का एक बहुत ही शानदार हिस्सा है। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से जो धारा निकलती है वो असल में भागीरथी है। ओ, भागीरथी। गंगा नदी तब तक अस्तित्व में नहीं आती जब तक कि भागीरथी नदी देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से नहीं मिल जाती। ओह, देवप्रयाग में संगम होता है। हाँ, और अलकनंदा का सफर तो और भी ज्यादा नाटकीय है। देवप्रयाग तक पहुंचने से पहले अलकनंदा रास्ते में 5 अलग-अलग जगहों पर अन्य नदियों से टकराती है। इन संगमों को पंचप्रयाग कहा जाता है। हाँ, इन पंचप्रयागों के नाम अक्सर लोगों को रटने पड़ते हैं। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ ये समझना है कि आखिर ये सारी नदियाँ अलकनंदा से ही आकर क्यों मिल रही हैं? मतलब क्या ये सिर्फ नदियाँ जुड़ रही हैं या यहाँ पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाने की कोई जंग चल रही है? ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। देखो, पहाड़ों में नदियां हमेशा उस रास्ते को खोजती हैं जहां ढलान सबसे ज्यादा हो और चट्टानें कमजोर हों। पानी तो ढलानी खोजेगा। हाँ, तो अलकनंदा एक मुख्य घाटी से बहती है। धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी जैसी नदियां अपने अपने ग्लेशियरों से भारी मात्रा में पानी और चट्टानें लेकर नीचे आती हैं और अलकनंदा की विशाल घाटी में गिरती हैं। तो ये सिर्फ पानी का मिलना नहीं है? नहीं, ये करोड़ों गैलन पानी का पहाड़ों से टकराकर घाटियों को चौड़ा करने का एक भूगर्भी खेल है।
जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का पानी आपस में भिड़ता है, तब उस विशाल ऊर्जा से जो नदी आगे बढ़ती है, वो गंगा कहलाती है। बिल्कुल वही गंगा है। ये विवरण सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। गंगा भारत के मैदानों को जीवन देती है। लेकिन अगर गंगा मैदानी इलाकों की जीवन रेखा है, तो एक नदी ऐसी भी है जिसे भारत में घुसने के लिए साक्षात हिमालय का सीना चीरना पड़ता है। ब्रह्मपुत्र। हाँ, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र सच में एक भूगर्भीय चमत्कार है। ये मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई करीब 2900 किलोमीटर है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा तिब्बत में हिमालय के समानांतर बहता है, जहां इसे सांगपो कहते हैं। वहाँ शायद ये बहुत शांत होती है। हाँ, वहाँ ये नदी बहुत शांत होती है क्योंकि ढलान कम है, लेकिन नामचा बरवा पर्वत के पास ये अचानक एक तीखा यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। स्रोतों में मुझे इस नदी के बारे में एक तथ्य मिला जिसने मुझे रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। वो क्या? भारत की लगभग सभी नदियों के नाम देवियों या स्त्रियों पर हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी। हाँ, सही बात है। ये सभी नाम पोषण और जीवन देने वाली प्रकृति का प्रतीक है। लेकिन ब्रह्मपुत्र भारत की एकलौती प्रमुख नदी है जिसका नाम एक पुरुष पर है, ब्रह्मा का पुत्र। ऐसा क्यों? इसका कारण इस नदी का हिंसक और आक्रामक स्वभाव है। हिंसक स्वभाव? हाँ, जब ये नदी हिमालय को काटकर भारत में गिरती है, तो ये इतनी विशाल और बेकाबू हो जाती है कि ये एक जीवनदायिनी देवी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रचंड और विनाशकारी शक्ति की तरह व्यवहार करती है। ओह, तो ये अपने साथ बहुत मलबा लाती होगी? बहुत ज्यादा। ये अपने साथ इतनी भारी मात्रा में पहाड़ों का मलबा और गाद लाती है कि असम में ये माजुली नामक दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप ही बना डालती है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप? हाँ, पानी के बीच जमीन का एक पूरा जिला है वो। और इस नदी के इसी विनाशकारी रूप के कारण असम में हर साल भयंकर बाढ़ भी आती है। बिल्कुल। मुझे यहाँ एक बात याद आ रही है। इस बाढ़ के तंत्र को समझने के लिए मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगी। हाँ, बताइए। मान लीजिए आप बगीचे में एक पाइप से पानी दे रहे हैं और अचानक आप उस पाइप के मुंह को अपनी उंगली से आधा दबा देते हैं, क्या होगा? पानी का दबाव एकदम से बढ़ेगा। बिल्कुल, पानी का दबाव एकदम से बढ़ेगा और वो बेकाबू होकर चारों तरफ छलकने लगेगा। है कि वो किनारों को तोड़कर पूरे असम में फैल जाता है। ये एनालॉजी बहुत शानदार है। इसने बाढ़ के पीछे की पूरी टोपोग्राफी या भौगोलिक संरचना को बहुत आसानी से समझा दिया। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां जैसे तीस्ता, सुबनसिरी और लोहित, वे भी इसमें और ज्यादा पानी जोड़ देती हैं। तो ये बात हुई उत्तर के ग्लेशियरों से जन्म लेने वाले जल दैत्यों की। अब उस शांत, कठोर और प्राचीन परिदृश्य की ओर मुड़ते हैं जहां प्रायद्वीपीय नदियां बहती हैं। दक्षिण भारत? हाँ, इन नदियों को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो अरब सागर में मिलती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में सबसे विशाल नाम है गोदावरी। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, करीब 1465 किलोमीटर। इसे शायद दक्षिण गंगा भी कहते हैं। बिल्कुल। अपने विशाल जल ग्रहण क्षेत्र और बहुत पुराने होने के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसके बाद कृष्णा नदी का नंबर आता है, जो महाबलेश्वर से निकलती हैं। इन दोनों नदियों ने दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर बहुत विशाल और उपजाऊ डेल्टा बनाए हैं। और फिर आती है कावेरी नदी, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। ये कर्नाटक के तलकावेरी से निकलती है, लेकिन जब भी कावेरी का नाम आता है तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद भी साथ जुड़ जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद। हाँ, और ये विवाद केवल राजनीति का नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर भूगोल का नतीजा है। वो कैसे? देखो, जब मौसमी नदियों पर आधारित इलाकों में आबादी का विस्फोट होता है और खेती के लिए पानी की मांग बढ़ती है, तो टकराव होना तय है। क्योंकि पानी तो लिमिटेड है। बिल्कुल। जब ऊपरी राज्य जैसे कर्नाटक अपने बांधों में पानी रोकता है, तो निचले राज्य जैसे तमिलनाडु में खेती सूखने लगती है। नदियां राज्यों की सीमाएं नहीं मानती, वे बस ढलान के हिसाब से बहती हैं। ढलान से याद आया, एक सवाल है जो हमेशा मुझे चकरा देता है। दक्षिण भारत के पूरे पठार की ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है ना? हाँ, एकदम सही।
इसी वजह से गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन नर्मदा और तापी नदियां उल्टी दिशा में यानी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में क्यों गिरती हैं? मतलब क्या वहां गुरुत्वाकर्षण का नियम काम नहीं करता? भूगोल के छात्रों के लिए ये सबसे पसंदीदा सवाल है। इसका जवाब गुरुत्वाकर्षण का टूटना नहीं है, बल्कि जमीन का टूटना है। जमीन का टूटना? हाँ, इसे रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी कहते हैं। करोड़ों साल पहले पृथ्वी के भीतर हुई हलचल के कारण विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा धंसकर नीचे बैठ गया। एक विशाल दरार बन गई। ओह, तो मतलब पठार की ढलान पूर्व की ओर होने के बावजूद उस दरार या घाटी की ढलान पश्चिम की ओर हो गई। बिल्कुल सटीक। नर्मदा नदी इसी रिफ्ट वैली के प्राकृतिक हाईवे पर बहती है। वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और दोनों तरफ ऊंची चट्टानों से घिरी इस गहरी खाई से होते हुए पश्चिम की ओर अरब सागर में जा गिरती है। और तापी भी? हाँ, ठीक इसी तरह सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिण में एक और रिफ्ट वैली है, जिसमें तापी नदी पश्चिम की ओर बहती है। ये सच में धरती की संरचना का एक मास्टरपीस है। हमने उद्गम समझ लिया, पहाड़ों को काटना समझ लिया और घाटियों का रहस्य भी जान लिया। लेकिन अगर हम स्रोतों पर गौर करें तो ये नदियां सिर्फ भूवैज्ञानिक अजीबे नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर हैं। हाँ, ये पूरी तरह से एक जीवित परिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का आधार है। बिल्कुल। और अगर नदियों का इकोसिस्टम बिगड़ता है तो उसका असर तुरंत वन्य जीवों पर दिखता है। कोई उदाहरण? जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र में पाई जाने वाली डॉल्फिन, जिसे गैंगेटिक डॉल्फिन कहते हैं, वो सिर्फ मीठे और एकदम साफ पानी में ही जिंदा रह सकती है। अच्छा। उसका वहां होना ही पानी की शुद्धता का सर्टिफिकेट है। दूसरी ओर असम का काजीरंगा नेशनल पार्क पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र की बाढ़ पर निर्भर है। बाढ़ पर बाढ़ तो तबाही लाती है। इंसानों के लिए शायद, लेकिन वहां के गैंडों और दलदली घास के मैदानों को हर साल उस बाढ़ के पानी की जरूरत होती है ताकि पुराना कचरा बह जाए और नई उपजाऊ मिट्टी आ सके। मतलब प्राकृतिक बाढ़ हमेशा तबाही नहीं होती, वो इकोसिस्टम को रीसेट करने का एक तरीका भी है। बिल्कुल। और अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारी आधी से ज्यादा औद्योगिक प्रगति इन्हीं नदियों के पानी पर टिकी है। हाँ, बिना नदियों के पनबिजली यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन असंभव था। कर्नाटक में भद्रावती जैसे लौह और इस्पात कारखाने केवल इसलिए स्थापित हो पाए क्योंकि नदियों पर बने बांधों से भारी मात्रा में बिजली मिल सकी। लेकिन जब हम बांधों की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा टकराव सामने आता है, विकास बनाम पर्यावरण। हमारे स्रोतों में नर्मदा बचाओ आंदोलन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। हाँ। जब भी कोई बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनता है तो किसी को तो कीमत चुकानी ही पड़ती है। ये आज के समय की सबसे बड़ी बहस है। नर्मदा नदी पर जब सरदार सरोवर जैसे विशाल बांध बनाए गए तो उसका मुख्य उद्देश्य था लाखों हेक्टेयर बंजर जमीन को सिंचाई के लिए पानी देना और बिजली पैदा करना। लेकिन इसका वैज्ञानिक और सामाजिक असर ये हुआ कि घाटी के हजारों आदिवासियों को अपना घर छोड़ना पड़ा। घने जंगल और उपजाऊ जमीनें पानी में डूब गईं। कोई भी अध्ययन इस बात से इनकार नहीं करता कि बड़े बांध नदियों के प्राकृतिक बहाव और गाद जमा करने की प्रक्रिया को हमेशा के लिए बदल देते हैं। यहाँ हमारा मकसद किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि उस जटिलता को समझना है जिससे नीतियां बनाने वालों को गुजरना पड़ता है। सही कहा। नदियां सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं है, वे हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा से भी गहराई से जुड़ी हैं। भारत संभवतः दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां जहां नदियों को मां और देवी का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाली छठ पूजा पूरी तरह से नदी के तट पर सूर्य की उपासना का पर्व है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जो नदियों के संगम और किनारों पर ही होता है। हाँ, और दक्षिण में भी गोदावरी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष की पूजा होती है, तो नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ये सब आस्था के बहुत बड़े केंद्र हैं। तो अगर इस पूरी गहन चर्चा का निचोड़ निकाला जाए तो ये साफ है कि चाहे हिमालय की 12मासी नदियां हों या प्रायद्वीपीय भारत के रिफ्ट वैली और मौसमी नदियां, वे सिर्फ नक्शे पर बनी नीली रेखाएं नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये प्रकृति के बनाए गए ओरिजिनल सुपर हाईवे हैं जो अर्थव्यवस्था, आध्यात्म, विशाल पारिस्थितिकी तंत्र और करोड़ों लोगों के जीवन का भारी ट्रैफिक
एक साथ बिना थके संभाल रहे हैं। और परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो अभी ये साफ हो जाना चाहिए कि हिमालयी नदियां युवा हैं और गहरी घाटियां बनाती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां पुरानी, चौड़ी और मौसमी हैं। उनके रास्ते, उनकी सहायक नदियां और उन पर बने डैम इसी भूगोल का सीधा परिणाम है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। एक ऐसा विचार जो स्रोतों के पन्नों से परे जाकर हमारे भविष्य की ओर इशारा करता है। अक्सर ये सवाल उठता है कि आज हमने देखा कि उत्तर भारत की विशाल नदियां हमेशा इसलिए बहती हैं क्योंकि उन्हें हिमालय के ग्लेशियरों का एक सुरक्षा कवच मिला हुआ है। वो 12 हैं। लेकिन आज जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, तो अगर भविष्य में हिमालय के ग्लेशियर पिघलकर पूरी तरह खत्म हो गए, तो क्या हमारी ये 12 हिमालयी नदियां भी दक्षिण भारत की तरह सिर्फ मौसमी नदियां बनकर रह जाएंगी? ये तो बहुत ही डराने वाला विचार है। और अगर ऐसा हुआ तो उत्तर भारत के विशाल मैदानों में रहने वाले उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जो हर सुबह इसी पानी के भरोसे उठते हैं? ये सिर्फ एक परिकल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसा विज्ञान है जो शायद अभी हमारे सामने आकार ले रहा है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर नीति निर्माताओं और आने वाली पीढ़ियों को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। तो जब अगली बार कोई नक्शा सामने आए और उन नीली रेखाओं पर नजर पड़े, तो याद रखिएगा कि वे सिर्फ स्याही के निशान नहीं हैं। वो हमारी जीवन रेखाएं हैं। हाँ, वे हमारी सभ्यता की धड़कनें हैं। हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए बहुत कुछ है। आज के लिए बस इतना ही। हर साल यूरिया और बाकी फर्टिलाइजर्स पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, और हम अक्सर मान लेते हैं कि ये जो इतना बड़ा फर्टिलाइजर उद्योग है ना, वो बस इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि शायद किसानों को अपने खेतों में ज्यादा से ज्यादा केमिकल डालना पसंद है। या फिर उन्हें लगता है कि पैदावार बढ़ाने का ये कोई आसान शॉर्टकट है। बिल्कुल। लेकिन हम सोचिए, अगर मैं कहूं कि इस पूरी व्यवस्था की असली वजह किसानों की पसंद है ही नहीं, बल्कि अरबों साल पुरानी एक भौगोलिक खामी है जो ठीक हमारे पैरों के नीचे छिपी है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी सच को डिकोड करने जा रहे हैं। हाँ, और ये सचमुच एक ऐसा विषय है जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और हमारी खाद्य सुरक्षा का बेस है। आज की इस गहन चर्चा के लिए हमारे पास जो मुख्य स्रोत हैं, उनमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का विस्तृत मृदा डेटा है, और वैश्विक स्तर पर मिट्टी के निर्माण को समझाने वाले कुछ बहुत ही अहम नोट्स शामिल हैं। और इन स्रोतों को देखकर जो सबसे पहला विचार दिमाग में आता है ना, वो ये है कि मिट्टी सिर्फ कोई निर्जीव धूल या चट्टानों का पाउडर नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, बल्कि ये खनिजों, कार्बनिक पदार्थों, पानी और हवा से बना एक बहुत ही जटिल जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है। एक लिविंग इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर मिट्टी एक जीवित इकोसिस्टम है, तो जाहिर है कि हर जीवित चीज की तरह इसका भी एक स्वास्थ्य होगा, है ना? एकदम सही कहा आपने। और हमारे स्रोतों में बार बार इस बात का जिक्र है कि भारतीय मिट्टी में कुछ जन्मजात कमियां हैं, पैदाइशी कमियां। तो मैं ये सोच रही थी कि हमारी मिट्टी के बनावट में आखिर वो कौन सी कमी है जो पूरे देश की कृषि और इतने विशाल उर्वरक उद्योग को चला रही है। तो देखिए, इस सवाल का जवाब 3 मुख्य तत्वों में छिपा है: नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, यानी जैविक पदार्थ। भारत की लगभग हर प्रकार की मिट्टी में ना इन तीनों चीजों की पैदाइशी कमी है। अच्छा, पूरे भारत में? हाँ, लगभग हर जगह। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो नाइट्रोजन पौधों की पत्तियों के विकास के लिए जरूरी है और फास्फोरस जड़ों को मजबूत करता है। लेकिन एक मिनट, अगर हम सिर्फ नाइट्रोजन की बात करें तो हमारे वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन ही तो है। हवा तो भरी पड़ी है नाइट्रोजन से। हाँ, बिल्कुल। तो फिर पौधे सीधे हवा से वो नाइट्रोजन क्यों नहीं ले लेते? हम फैक्ट्रियों में यूरिया बनाने में इतने पैसे क्यों फूंक रहे हैं? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, हवा में जो नाइट्रोजन है वो गैस के रूप में है, और पौधे उसे सीधे अपने पत्तों से सांस की तरह नहीं खींच सकते। ओह, समझ गए। उन्हें वो नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में अपनी जड़ों के जरिए मिट्टी से ही चाहिए होती है, और इसके लिए मिट्टी में कुछ खास बैक्टीरिया और भरपूर ह्यूमस का होना बहुत जरूरी है, जो उस हवा वाली नाइट्रोजन को फिक्स कर सकें। उसे मिट्टी में बांध सकें।
जी। लेकिन चूंकि भारत की जलवायु काफी गर्म है, तो यहाँ की मिट्टी में मौजूद वो जैविक पदार्थ बहुत तेजी से नष्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मिट्टी प्राकृतिक रूप से ये काम खुद नहीं कर पा रही है, तो हमें बाहर से एक पूरा का पूरा कृत्रिम सिस्टम बनाना पड़ा। बिल्कुल। जब मिट्टी में प्राकृतिक नाइट्रोजन है ही नहीं और हमें 1 अरब से ज्यादा लोगों का पेट भरने के लिए बम्पर पैदावार चाहिए, तो वो कमी हमें फैक्ट्रियों में बने यूरिया से पूरी करनी पड़ती है। तो मतलब पंजाब, हरियाणा या यूपी में यूरिया का जो इतना अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, वो कोई शौक नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो इस भौगोलिक और रासायनिक कमी की सीधी भरपाई है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक भूवैज्ञानिक सच्चाई ने पूरी की पूरी एक अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी है। लेकिन जब हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो हर जगह की मिट्टी तो एक जैसी नहीं है। ICAR ने इसे अलग अलग समूह में बांटा है ना? हाँ, ICAR ने 1963 में निर्माण, रंग और कणों के आधार पर भारतीय मिट्टी को 8 मुख्य समूह में बांटा है। तो अगर हम प्राकृतिक बनावट की बात करें तो प्रकृति खुद मिट्टी का निर्माण कैसे करती है? यहाँ नदियों का क्या रोल है? क्योंकि हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से ही बना है। हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी की, यानी जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम एल्यूवियल सॉइल भी कहते हैं, जो मैदानी इलाकों में मिलती है। जी। ये देश के लगभग 45.6% हिस्से को कवर करती है और इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय से निकलने वाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। सेडिमेंट से। हाँ। आप हिमालय को एक विशाल चक्की की तरह समझ लीजिए। नदियां उन चट्टानों को पीसती हैं और मैदानों में लाकर बिछा देती हैं। लेकिन यहाँ मुझे ना एक विरोधाभास नजर आता है। अगर ये नदियां लगातार नई और उपजाऊ मिट्टी ला रही हैं, तो हम अक्सर ऐसा क्यों सुनते हैं कि इसी जलोढ़ क्षेत्र में कुछ हिस्से तो बहुत उपजाऊ हैं और कुछ अपनी ताकत खो रहे हैं? हमारे नोट्स में खादर और बांगर का काफी जिक्र है। हाँ, ये बहुत जरूरी अंतर है और ये अंतर सीधे तौर पर नदियों के बाढ़ के पैटर्न से जुड़ा हुआ है। बाढ़ के पैटर्न से? जी। खादर वो निचला इलाका है जहां नदियां लगभग हर साल बाढ़ का पानी लाती हैं और जब पानी वापस लौटता है ना, तो वो अपने पीछे हिमालय के खनिजों से भरी बिल्कुल बारीक और नई मिट्टी की एक चादर छोड़ जाता है। मतलब एक तरह से बाढ़ हमेशा कोई विनाशकारी चीज नहीं होती, वो यहाँ जमीन को रिचार्ज करने का काम कर रही है। एकदम सही। हाँ। ये एक वार्षिक नवीनीकरण है। लेकिन इसके उलट बांगर वो इलाका है जो नदी के वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊंचाई पर है, जहां अब बाढ़ नहीं आती। बिल्कुल। हजारों साल पहले कभी वहां पानी पहुंचता था, पर अब नहीं। इसलिए वहां की मिट्टी पुरानी हो चुकी है। तो क्या मिट्टी के पुराने होने से उसकी क्वालिटी बदल जाती है? पूरी तरह से बदल जाती है। बाढ़ का ताजा पानी तो मिलता नहीं, इसलिए उस पुरानी बांगर मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट जमा होने लगता है, जो धीरे धीरे कंकड़ का रूप ले लेता है। ओह, कंकड़ बन जाते हैं। हाँ। और ये कंकड़ मिट्टी के भीतर एक कठोर परत बना देते हैं। इससे पौधों की जड़ें गहराई तक नहीं जा पाती और पानी भी नीचे नहीं रिस पाता। मतलब खादर के मुकाबले बांगर कम उपजाऊ होती है। जी। हालांकि हम वहां भी यूरिया और सिंचाई के दम पर भारी खेती कर रहे हैं। तो ये तो बात हुई उस इलाके की जहां हिमालय की नदियां पहुंच रही हैं। लेकिन चलिए अब भारत के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जहां इन विशाल नदियों की पहुंच नहीं है, हमारा प्रायद्वीपीय भारत। हाँ, जहां ज्वालामुखी ने मिट्टी का निर्माण किया है, दक्कन के पठार की प्रसिद्ध काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल। बिल्कुल, जिसे हम रेगुर भी कहते हैं ना? हाँ, रेगुर या कपासी मिट्टी ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण न करोड़ों साल पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोटों से निकले बेसाल्टिक लावा के जमने से हुआ है। फिर धीरे धीरे मौसम की मार से वो चट्टानें टूटी और ये मिट्टी बनी। इस मिट्टी के बारे में जो बात मुझे सबसे हैरान करती है वो है इसका स्वजुताई या सेल्फ प्लगिंग वाला गुण। हाँ, ये इसका सबसे अनोखा कैरेक्टर है। मतलब जब भयानक गर्मी पड़ती है तो ये मिट्टी सिकुड़ जाती है और इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आता है यहाँ। पूछिए। अगर मिट्टी इस तरह फटकर चौड़ी दरारें बना लेगी तो क्या गर्मियों में सूरज की सीधी धूप उन दरारों के जरिए जमीन के अंदर तक नहीं पहुंच जाएगी? मतलब इससे तो अंदर की जो बची खुची नमी है वो भी भाप बनकर उड़ जानी चाहिए। तो ये खेती के लिए अच्छा कैसे हुआ? ये एक बहुत ही बारीक अवलोकन है और पहली नजर में लगता भी यही है कि दरारें तो सारी नमी खत्म कर देंगी, लेकिन यहाँ विज्ञान बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। अच्छा, कैसे?
देखिए, काली मिट्टी में ना मोंटमोरेलोनाइट नाम की एक विशेष प्रकार की क्ले होती है, चिकनी मिट्टी। गर्मियों में जब ये सूखकर दरारें बनाती है तो इसका मुख्य उद्देश्य नमी को बाहर निकालना नहीं होता, बल्कि हवा को, विशेषकर ऑक्सीजन को, जमीन की गहराई तक पहुंचाना होता है। ओह, तो ये एक तरह का प्राकृतिक एरिएशन है। बिल्कुल, ये मिट्टी के सूक्ष्म जीवों और जड़ों के लिए संजीवनी का काम करता है। तो ये बस मिट्टी के सांस लेने की प्रक्रिया है। लेकिन जब बारिश आती है तो नमी का क्या होता है? असली जादू तो बारिश में ही होता है। जैसे ही मॉनसून की पहली बारिश गिरती है, वो मोंटमोरेलोनाइट क्ले एक स्पंज की तरह पानी सोखकर अचानक फूल जाती है। वो एकदम गोंद की तरह चिपचिपी हो जाती है और सारी दरारें तुरंत बंद हो जाती हैं। मतलब पानी अंदर लॉक हो गया? एकदम सही। दरारें बंद होने से नमी उस मिट्टी के भीतर एक तिजोरी की तरह कैद हो जाती है। ये इतना चिपचिपा होता है कि इस पर हल चलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही खूबी इसे कपास यानी कॉटन की खेती के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन मिट्टी बनाती है। क्योंकि कपास को लंबे समय तक नमी चाहिए होती है। जी। अब यहाँ ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम काली मिट्टी को पानी सोखने वाला एक बेहतरीन स्पंज मान लें, तो भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में, करीब 29% हिस्से में जो लाल मिट्टी पाई जाती है, क्या हम उसकी तुलना एक छलनी से कर सकते हैं, जो ना तो पानी रोक पाती है और ना ही पोषक तत्वों को? हाँ, चलनी वाली ये उपमा ना लाल मिट्टी के गुणों को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट जैसी प्राचीन रवेदार चट्टानों के टूटने से हुआ है। और इसका लाल रंग लोहे के कारण होता है ना, फेरिक ऑक्साइड? हाँ, लोहे के जंग जैसा कह सकते हैं आप। लेकिन लोहे के अलावा इस मिट्टी में और कुछ खास तो है नहीं? हाँ, और यही तो इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। इसके कण ना बहुत बड़े और भुरभुरे होते हैं। तो जैसे छलनी से पानी तुरंत नीचे गिर जाता है, वैसे ही लाल मिट्टी में पानी डालने पर वो तेजी से रिसकर नीचे चला जाता है। मतलब ये नमी को बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाती? एकदम नहीं। और ऊपर से इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की भी भारी कमी है, और ये हल्की अम्लीय यानी एसिडिक भी होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक छलनी पर कोई खेती कैसे कर सकता है? मतलब यहाँ ना तो नदियों वाली जलोढ़ मिट्टी है और ना ही नमी रोकने वाली काली मिट्टी। बेचारा किसान क्या करता है यहाँ? यहीं पर हमें कृषि और भूगोल का एक बहुत ही शानदार तालमेल देखने को मिलता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस मिट्टी की ये कमियां ही किसानों को मजबूर करती हैं कि वे यहाँ धान या गेहूं उगाने की जिद ना करें। हाँ, क्योंकि उनके लिए बहुत पानी चाहिए। बिल्कुल। इसके बजाय किसान ऐसी लचीली और संघर्षशील फसलें चुनते हैं जिन्हें बहुत कम पानी और कम पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जैसे कि मोटे अनाज, हाँ, रागी, बाजरा या फिर मूंगफली और तंबाकू। इन फसलों की जड़ें गहराई तक जाकर उस थोड़ी बहुत नमी को ढूंढने में सक्षम होती हैं। हमने अब तक चट्टानों, लावा और नदियों की बात की, लेकिन हमारे स्रोतों से एक बात एकदम साफ है कि मिट्टी के निर्माण में इन सब का सबसे बड़ा बॉस कोई और ही है। जलवायु। बिल्कुल, जलवायु, तापमान और बारिश। तो क्या होता है जब ये जलवायु एकदम एक्सट्रीम हो जाती है? मतलब जैसे मेघालय या पश्चिमी घाट के इलाके, जहाँ भयानक गर्मी भी है और साल भर मूसलाधार बारिश भी होती है। क्या बहुत ज्यादा बारिश मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ नहीं बना देती? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन सच तो ये है कि बहुत ज्यादा बारिश हमेशा वरदान नहीं होती। अच्छा? कई बार तो ये मिट्टी की पूरी जान ही निकाल देती है। ऐसे एक्सट्रीम जलवायु वाले इलाकों में हमारी चौथी प्रमुख मिट्टी बनती है, जिसे हम लैटेराइट मिट्टी कहते हैं। लैटेराइट? ये कैसे बनती है? इसका निर्माण निक्षालन या लीचिंग की प्रक्रिया से होता है। इसे समझाने के लिए ना मैं फिर से एक उपमा दूंगा, एक चाय की छन्नी की उपमा। चाय की छन्नी? ये लैटेराइट मिट्टी से कैसे जुड़ता है? देखिए, जब आप चाय पत्ती पर खौलता हुआ पानी डालते हैं तो क्या होता है? पानी उस पत्ती का सारा स्वाद, रंग और जरूरी तत्व घोलकर नीचे कप में ले जाता है। हाँ, और छन्नी में सिर्फ उबली हुई बेस्वाद पत्ती बच जाती है। बिल्कुल। लैटेराइट मिट्टी के मामले में मूसलाधार बारिश ठीक उसी खौलते हुए पानी का काम करती है। लगातार भारी बारिश के कारण मिट्टी में जो भी मूल्यवान पोषक तत्व होते हैं, खासकर सिलिका और चूना, वो पानी में घुलकर जमीन की बहुत गहरी परतों में बह जाते हैं। ओह, तो मतलब सतह पर जो बचता है वो बेकार चाय पत्ती है। हाँ, एकदम सही। सतह पर सिर्फ अघुलनशील लोहा और एल्यूमिनियम रह जाता है, और ये मिट्टी इतनी कठोर होती है कि सूखने पर ये एकदम ईंट जैसी बन जाती है। ईंट जैसी? हाँ, बल्कि लैटेराइट शब्द ही लैटिन भाषा के लेटर से आया है, जिसका मतलब ही ईंट होता है। तो
ये तो जाहिर है कि इस ईंट जैसी मिट्टी में हम अनाज तो नहीं उगा सकते। अनाज के लिए तो ये बिल्कुल अयोग्य है। लेकिन प्रकृति ने यहाँ भी एक रास्ता दे दिया है। वो कैसे? लेटराइट मिट्टी की ये जो अम्लीय और कठोर संरचना है ना, ये बागवानी फसलों के लिए वरदान है, खासकर काजू, चाय, कॉफी और रबर की खेती के लिए। इन पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं जो इस मिट्टी में पनप सकती हैं। तो इन सब का कुल मिला के क्या मतलब निकलता है? मतलब अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, हमारी जलोढ़ मिट्टी के कुछ हिस्से कंकड़ बन रहे हैं, लाल मिट्टी एक सूखी छलनी है और लैटराइट भारी बारिश से धुल चुकी है। और हमारे डेटा में लवणीय और क्षारीय मतलब सलाइन और एल्कलाइन मिट्टियों का भी जिक्र है जो तेजी से बंजर हो रही हैं। तो अगर हमारी मिट्टी में प्राकृतिक रूप से ही इतनी सारी कमियां हैं, तो क्या हम बस यूरिया के बोरे खाली करते रहेंगे या विज्ञान के पास इसका कोई बेहतर समाधान भी है? ये आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है। आंखें बंद करके बस केमिकल और पानी डालते रहना तो समाधान बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो एक नई समस्या पैदा कर रहा है। नई समस्या? हाँ, हरित क्रांति के बाद पंजाब और हरियाणा में हमने सिंचाई के नाम पर खेतों को पानी से लबालब भर दिया, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी भरने के कारण जमीन के अंदर एक प्रक्रिया शुरू हो गई जिसे केशिका क्रिया या कैपिलरी एक्शन कहते हैं। कैपिलरी एक्शन? क्या आप इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ बिल्कुल, आप इसे ना एक दिए की सूती बाती की तरह समझ लीजिए। दिए की बाती? जी, जैसे बाती नीचे रखे तेल को सोख कर ऊपर लौ तक लाती है ना, ठीक वैसे ही जब खेतों में लगातार पानी भरा रहता है तो मिट्टी के छोटे छोटे छिद्र उसी बाती का काम करते हैं। अच्छा, तो वो नीचे से कुछ ऊपर खींच लाते हैं? हाँ, जब तेज धूप से सतह का पानी भाप बनकर उड़ता है तो वो अपने साथ जमीन की गहराई में छिपे हुए हानिकारक लवणों या नमक को खींचकर सतह पर ले आता है। पानी तो उड़ जाता है, लेकिन सतह पर नमक की एक सफेद परत बिछ जाती है। ओ माय गॉड! तो मतलब हम जरूरत से ज्यादा पानी देकर जमीन के अंदर के जहर को खुद ही सतह पर खींच रहे हैं और अपनी ही उपजाऊ जमीन को बंजर बना रहे हैं। बिल्कुल, हम खुद अपनी मिट्टी को क्षारीय बना रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है फिर? यहीं पर आधुनिक नीतियां और विज्ञान काम आते हैं। अब हम मिट्टी का इलाज उसके पैथोलॉजी टेस्ट के आधार पर करते हैं। अगर मिट्टी क्षारीय है तो उसमें जिप्सम डाला जाता है और अगर अम्लीय है तो चूना। लेकिन ये सब अंदाजे से ना हो, इसके लिए 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड या सॉइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की गई। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। ये मिट्टी के लिए 12 अलग-अलग पैमानों पर होने वाले एक टेस्ट की तरह है। लेकिन एक आम किसान के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक किसान है जो 20 सालों से हर सीजन में खेत में 2 बोरी यूरिया डाल रहा है, क्योंकि उसके पिता भी यही करते थे। एक बनी बनाई प्रथा। हाँ, लेकिन पैदावार गिर रही है। फिर जब वो मिट्टी का टेस्ट कराता है और उसे कार्ड मिलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मिट्टी में नाइट्रोजन तो जरूरत से ज्यादा ठूंसी हुई है, लेकिन सल्फर बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो ये कार्ड सीधा उस किसान की फर्टिलाइजर की पर्ची को ही बदल देता है? एकदम। अब वो अंदाजे से खेती नहीं करेगा, वो वही खरीदेगा जिसकी सच में जरूरत है। इसे हम सटीकता या प्रिसिजन एग्रीकल्चर कहते हैं। तो आज की इस गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि भारत की मिट्टी सिर्फ कोई धूल नहीं है। मतलब ये उत्तर में हिमालय को पीसकर बनाई गई जलोढ़ मिट्टी से लेकर ज्वालामुखियों से जन्मी काली मिट्टी तक की एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि कैसे लाल मिट्टी की सूखी छलनी किसानों को मोटे अनाज उगाने पर मजबूर कर देती है और कैसे लैटेराइट मिट्टी भारी बारिश सहकर काजू और कॉफी के लिए जमीन तैयार करती है। मतलब इन सब की जो जन्मजात कमियां हैं वही देश के उर्वरक उद्योगों को चला रही हैं। हाँ, और ये विविधता हमें बताती है कि प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं है, बस हमें उसे समझने की जरूरत है। सही बात है। लेकिन इस पूरी चर्चा में हमने एक बात बार बार कही कि मिट्टी के निर्माण का सबसे बड़ा बॉस जलवायु है, तापमान और बारिश। जी। तो अब जाते जाते एक विचार दिमाग में आ रहा है। हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण अब बारिश के पैटर्न और तापमान में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं। हाँ, जो बॉस लाखों सालों से एक जैसा काम कर रहा था वो अब बदल रहा है।
बिल्कुल। तो सवाल ये है कि अगर तापमान और बारिश ही ये तय करते हैं कि मिट्टी कैसी होगी, तो क्या जलवायु बदलने से भारत की ये सदियों पुरानी मृदा व्यवस्था हमेशा के लिए बदल जाएगी? ये तो है। मतलब क्या आने वाले दशकों में काली मिट्टी में वही नमी सोखने वाला गुण बचेगा? क्या हमारे जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ रह पाएगी? और सबसे अहम बात, क्या हमारे ये आज के मृदा स्वास्थ्य कार्ड भविष्य के इस अभूतपूर्व बदलाव का सामना कर पाएंगे? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। यूपीएससी हिंदी मीडियम एग्जाम में आपका स्वागत है। जी बिल्कुल स्वागत है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण का विषय हमारा अपना भारत का भूगोल है और विशेष रूप से यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं। बिल्कुल। और आज इस चर्चा के लिए हमारे पास कई विस्तृत नोट्स और 3D मैप्स हैं। हाँ, और हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ चीजों को रटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा शॉर्टकट प्रदान करना है जो परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को पूरी तरह से वेल इन्फॉर्म कर दे। सही कहा, रटने से ज्यादा समझना जरूरी है। तो इसका असल में क्या मतलब है? अगर बुनियादी संरचनाओं की बात करें तो पर्वत वो हैं जिनका आधार चौड़ा और शिखर नुकीला होता है। बिल्कुल। और अगर पठार या प्लेट्यू को देखें तो ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल पर्वत की चोटी को तलवार से एकदम समतल काट दिया गया हो, एक मेज की तरह। हाँ, एक विशाल मेज जैसी आकृति। और फिर पहाड़ या हिल्स होते हैं जो पर्वत के छोटे भाई की तरह हैं। जी, लेकिन ये पहाड़ सिर्फ पत्थर के ढेर तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के मास्टर आर्किटेक्ट हैं। मास्टर आर्किटेक्ट? हाँ, मतलब यही तय करते हैं कि नदियां कहाँ बहेंगी या मॉनसून कहाँ बरसेगा और मानव सभ्यताएं कैसे विकसित होंगी। अरे वाह! तो इतिहास और भूगोल सच में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसी के साथ भारत के सबसे पुराने भूवैज्ञानिक इतिहास की ओर चलते हैं। जी, अरावली की ओर। हाँ, 3D मैप्स में अरावली श्रृंखला साफ दिखती है और नोट्स बताते हैं कि इसकी उम्र 570 मिलियन वर्ष है, मतलब डायनासोर से भी पहले की। बिल्कुल, इसे अवशिष्ट पर्वत या रेलिक्ट माउंटेन कहा जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो चीज 570 मिलियन साल से घिस रही है, हाँ, इरोजन की वजह से, वो आज तक बची कैसे है? मतलब क्या ये पहले हिमालय से भी ऊंची थी? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। करोड़ों सालों के शरण के बाद आज ये सिर्फ एक अवशेष है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसकी चट्टानें इतनी कठोर थीं कि इसका कोर आज भी बचा हुआ है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 80% राजस्थान में है। तो ये आज भी कोई अहम भूमिका निभाती है? बिल्कुल, ये थार के रेगिस्तान को दिल्ली और पश्चिमी यूपी तक फैलने से रोकने वाला एक प्राचीन प्रहरी है, एक विशाल दीवार की तरह। ओहो, मतलब अगर अरावली ना होती तो दिल्ली में आज रेगिस्तान होता? एकदम सही। और इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में है ना? हाँ, और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये अपने ठंडे माइक्रोक्लाइमेट और ऐतिहासिक दिलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 1722 मीटर, ये याद रखने वाला पॉइंट है। और इसके एकदम विपरीत अगर हम हिमालय को देखें तो वो बिल्कुल अलग है। हाँ, हिमालय एक युवा और लगातार बढ़ रहा पर्वत तंत्र है। अरावली घिस रही है, जबकि हिमालय अभी भी ऊंचा उठ रहा है। और इसी में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागरमाथा और चीन में चुमलुंगमा कहते हैं। बिल्कुल। अब अगर उत्तर भारत से मध्य भारत की ओर बढ़ें तो यहाँ भूगोल, इतिहास और नदियों के रास्तों को बिल्कुल अलग तरह से बांटता है। विंध्याचल पर्वत की बात हो रही है यहाँ। जी, विंध्याचल उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक प्राकृतिक दीवार और सांस्कृतिक विभाजक है, जो गुजरात के जोबट हिल से बिहार के कैमोर हिल तक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर या अ गुडविल पीक है। सही कहा। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है हमारे नोट्स में, जिसे मैं VNST फॉर्मूला कहता हूँ। VNST। हाँ, ये फॉर्मूला बहुत काम का है। ये एक तरह का ज्योग्राफिकल सैंडविच है। V से विंध्याचल पर्वत, N से नर्मदा नदी, S से सतपुड़ा पर्वत और T से ताप्ती नदी। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। लेकिन लेट अस अनपैक दिस। आमतौर पर नदियां अपना रास्ता खुद काटती हैं, तो नर्मदा नदी इस सैंडविच के बीच में इतनी तेजी से पश्चिम की ओर कैसे बह रही है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि पृथ्वी के अंदर की भारी हलचल से जमीन फट गई थी। हाँ, और एक गहरी खाई बन गई जिसे भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं।
नर्मदा ने घाट ही खुद नहीं है। अच्छा, मतलब वो बनी बनाई दरार में बहती है? बिल्कुल। इसी रिफ्ट वैली की वजह से वो पश्चिम की ओर इतनी तेजी से बहती हैं। क्या बात है। और इस सैंडविच का जो एस है, मतलब सतपुड़ा, उसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पश्चिम में राजपीपला, मध्य में महादेव और पूर्व में मैकाल। जी, और संपूर्ण सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है और ये महादेव पहाड़ी में है। एकदम सही। लेकिन पारिस्थितिकी और परीक्षा के लिहाज से मैकाल श्रेणी की चोटी अमरकंटक सबसे महत्वपूर्ण है। अमरकंटक, हाँ। इसकी ऊंचाई 1036 से 1055 मीटर के बीच है। और यही वो जगह है जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो ये मध्य भारत की कहानी हो गई। अब इस रिफ्ट वैली से निकलकर तटीय और दक्षिणी भारत के मौसम नियंत्रकों की ओर चलते हैं। पश्चिमी रत्ना, जैसे गुजरात की गिर पहाड़ियां, जो पूरी दुनिया में एशियाई शेरों का इकलौता घर है। और महाराष्ट्र की अजंता पर्वत श्रेणी, जहां पत्थरों को काटकर यूनेस्को मान्यता प्राप्त अजंता एलोरा गुफाएं बनी। अब 3D मैप्स पर देखने से एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री एक बिल्कुल लगातार दीवार की तरह क्यों है? जबकि पूर्वी घाट, जिसे महेंद्रगिरी भी कहते हैं, वो इतना कटा-छटा या ब्रोकन क्यों है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो दक्कन के पठार का ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। अच्छा, मतलब जमीन थोड़ी तिरछी है। हाँ, इसलिए गोदावरी और कृष्णा जैसी विशाल नदियां पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बिल्कुल। और लाखों सालों में उनके तेज बहाव ने पूर्वी घाट को जगह जगह से काट दिया है। तो नदियां पूर्वी घाट को काट रही हैं, और पश्चिमी घाट की दीवार का क्या? पश्चिमी घाट की लगातार दीवार अरब सागर के बादलों को रोककर भारत में मानसून की भारी बारिश करवाती है। अरे वाह! और जहां ये पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं उसे नीलगिरी, ये कहते हैं नीले पहाड़। जी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, हाँ। जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। 2637 मीटर। लेकिन परीक्षाओं के लिए यहाँ एक बहुत अहम फैक्ट है जिस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, डोडा बेट्टा को लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल। डोडा बेट्टा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। जी, ये दूसरी सबसे ऊंची है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है, जो अन्नामलाई पर्वत पर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ये 2695 मीटर ऊंची है। मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से करीब 3 गुना ज्यादा विशाल है। बिल्कुल, ये बहुत ही विशाल संरचना है। और इसके ठीक नीचे केरल में इलायची की पहाड़ियां हैं, कार्डमम हिल्स। हाँ, और इन्होंने वैश्विक मसालों के व्यापार को पूरी तरह से दिशा दी। तो अब मुख्य भूमि से बाहर निकलते हैं और द्वीप समूहों की ओर चलते हैं। द्वीप समूहों के शिखर भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे अंडमान और निकोबार की सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई 737 मीटर है। हाँ, और लक्षद्वीप में नारचो जैसी ऊंचाइयां हैं। और इसके बाद सीधे उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों पर आते हैं, जो अक्सर चर्चा से छूट जाती हैं। मेघालय की पहाड़ियों का क्रम समझना यहाँ बहुत जरूरी है। हाँ, इसे पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट याद रखने का क्रम है गारो, खासी और जयंतिया। एकदम सही। और अरुणाचल में डाफला और मिशमी हैं। और नागालैंड और मिजोरम में सीधे नाम है, मतलब नागा और मिजो पहाड़ियां। ये सभी पहाड़ियां वहां की जनजातियों की संस्कृति का मुख्य केंद्र रही हैं, एक अभेद्य दुर्ग की तरह। तो चलिए परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए मेमोराइजेशन को आसान बनाने के लिए एक तेज रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, बुलेट पॉइंट्स में ये बहुत अच्छे से याद रहेगा। बिल्कुल। तो पहला बुलेट पॉइंट, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। करेक्ट। दूसरा पॉइंट, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, 1350 मीटर। और तीसरा पॉइंट है सतपुड़ा की मैकाल श्रेणी का अमरकंटक, जहां से नर्मदा निकलती है। इसकी ऊंचाई 1036 से 1055 मीटर के बीच है। चौथा पॉइंट, नीलगिरी की चोटी और दक्षिण की दूसरी सर्वोच्च पीक डोडा बेटा है, जो 2637 मीटर ऊंची है। बिल्कुल। पांचवा पॉइंट, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नामलाई पर्वत की अन्नामुडी है, 2695 मीटर। और आखिरी पॉइंट, अंडमान निकोबार की सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई 737 मीटर है। ये हुई ना बात। तो इन सब बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये पर्वत सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि हमारे साइलेंट आर्किटेक्ट हैं। एकदम सही कहा। अगर ये ना होते, जैसे अरावली ना होता तो दिल्ली रेगिस्तान होती, और पश्चिमी घाट ना होते तो मानसून ना आता।
हाँ, भारत का इतिहास, कृषि और नदियां बिल्कुल अलग होती। आज हमने देखा कि कैसे लाखों सालों से इन पहाड़ों के भूगोल ने हमारे मानव इतिहास और मौसम को तय किया है। बिल्कुल। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के दौर में ये पहाड़ खुद हमारी आधुनिक जीवन शैली के कारण बदल रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक बात है। तो यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या भविष्य में मानव इतिहास इन पहाड़ों का भूगोल तय करेगा या पहाड़ एक बार फिर हमारी नियति बदल देंगे? ओहो, ये सच में सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। तो इसी विचार के साथ आज के इस विस्तृत चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगर ये डीप डाइव जानकारी से भरा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। कि भारत की अर्थव्यवस्था का 95% हिस्सा सड़कों या आसमान में नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर तैरता है, तो शायद पहली बार में यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो। लेकिन डेटा यही कहानी कहता है। मतलब वॉल्यूम के हिसाब से हमारा 95% व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। बिल्कुल। और देखिए, अगर हम इसे मूल्य यानी वैल्यू के नजरिए से भी देखें ना, तो भी ये आंकड़ा 70% के आसपास बैठता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था का ये वो हिस्सा है जो अक्सर आम चर्चाओं से दायब रहता है, लेकिन असल में यही हमारी विकास दर का सबसे बड़ा इंजन है। हाँ, और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय इसी इंजन यानी भारत के प्रमुख बंदरगाहों के इर्द गिर्द घूमेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो IAS परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये विषय सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है। अगर भारत एक विशाल इमारत है तो ये बंदरगाह उस इमारत के मुख्य दरवाजे हैं। सही कहा आपने। इन दरवाजों से क्या अंदर आ रहा है और कौन इन्हें कंट्रोल कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। आज हम मुख्य रूप से प्रशासनिक ढांचे, पूर्वी और पश्चिमी तटों के भूगोल और प्राकृतिक बनाम कृत्रिम बंदरगाहों पर बात करेंगे। साथ ही कुछ नई सरकारी योजनाओं को भी देखेंगे। तो सबसे पहले ना इस पूरी व्यवस्था के प्रशासनिक ढांचे पर बात करते हैं। मतलब मुझे हमेशा ये उलझन रहती है कि केंद्र और राज्य के बीच इन बंदरगाहों का बंटवारा आखिर होता कैसे है। हमारे पास जो अध्ययन सामग्री है उसमें बंदरगाहों को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है। मेजर यानी प्रमुख, इंटरमीडिएट यानी मध्यम और माइनर यानी छोटे बंदरगाह। भारत में फिलहाल 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। 12? अच्छा। हाँ, 12। और इसके अलावा 205 छोटे या मध्यम स्तर के बंदरगाह अधिसूचित हैं। पर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मेजर या माइनर का ठप्पा है ना, ये किसी बंदरगाह के भौतिक आकार से तय नहीं होता। ये पूरी तरह से एक प्रशासनिक वर्गीकरण है। अच्छा, मतलब एक छोटा या माइनर बंदरगाह असल में बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो राज्य सरकार के अधीन है उसे माइनर कहा जा रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जो 12 प्रमुख बंदरगाह हैं उनका प्रबंधन सीधे केंद्र सरकार का जहाजरानी मंत्रालय करता है। वहीं जो बाकी 205 बंदरगाह हैं वे सीधे तौर पर राज्य सरकारों के कंट्रोल में आते हैं। राज्यों की बात करें तो मैंने पढ़ा था कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 53 बंदरगाह हैं। उसके बाद गुजरात में 40, फिर तमिलनाडु और कर्नाटक का नंबर आता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। बताइए, क्या बात है? क्या इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार सिर्फ इन 12 अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्रों पर ध्यान देती है और बाकी के 200 से ज्यादा बंदरगाहों को बस राज्यों के सीमित बजट के भरोसे छोड़ दिया गया है? देखिए, ये देखने का एक नजरिया जरूर हो सकता है, लेकिन इसके पीछे की नीति सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू बनाने की है। कस्टम ड्यूटी और सुरक्षा के लिहाज से उन 12 बंदरगाहों पर केंद्र का सीधा कंट्रोल बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का भी मामला होता है। बिल्कुल। और इसी कंट्रोल को और ज्यादा प्रोफेशनल बनाने के लिए संसद ने मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 पास किया है। इस बिल ने 1963 के पुराने मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट एक्ट की जगह ली है। एक मिनट, तो ये जो पुराना कानून हटाकर हर बंदरगाह के लिए एक नया बोर्ड बना दिया गया है, इससे क्या बुनियादी फर्क पड़ेगा? क्या सिर्फ एक नया बोर्ड बना देने से दशकों पुरानी लाल फीताशाही या रेड टेप खत्म हो जाएगी? रेड टेप रातों रात तो खत्म नहीं होती, लेकिन ये बिल निर्णय लेने की शक्ति का विकेंद्रीकरण करता है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। पुराने ट्रस्ट मॉडल में छोटी छोटी बातों के लिए केंद्र से मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब नए बोर्ड को वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में बहुत ज्यादा स्वायत्ता दी गई है। समझ गई। मतलब विदेशी शिपिंग लाइंस को अब हफ्तों तक फाइलों के पास होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये तो हुआ प्रशासन। अब अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो हमारे पास 9 तटीय राज्य हैं। पश्चिमी तट और पूर्वी तट का भूगोल व्यापार को कैसे प्रभावित करता है?
पश्चिमी तट ऐतिहासिक रूप से भारत के व्यापार का सबसे व्यस्त हिस्सा रहा है। इसका एक सीधा भौगोलिक कारण है। वहां की तटरेखा ज्यादा कटी-फटी या इंडेंटेड है, जो जहाजों को खड़ा करने के लिए एकदम प्राकृतिक गहराई और सुरक्षा देती है। हाँ, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ना, जो भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है। बिल्कुल। और स्रोतों में पश्चिमी तट पर एक और नाम आता है कांडला का, जो गुजरात में है। इसे ज्वारीय या टाइडल बंदरगाह बताया गया है और वॉल्यूम के हिसाब से ये सबसे बड़ा है। यही मैं पूछने वाली थी, ये टाइडल पोर्ट कैसे काम करता है? मतलब क्या समुद्र का ज्वार भाटा व्यापार में सच में कोई आर्थिक मदद करता है? अरे बहुत ज्यादा मदद करता है। देखिए, कांडला कच्छ की खाड़ी में है। जब समुद्र में हाई टाइड आता है तो पानी का स्तर बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए पानी का इस्तेमाल करके भारी और बड़े जहाज आसानी से बंदरगाह के एकदम करीब तक आ जाते हैं। ओहो, मतलब जहाजों का ईंधन भी बचता है और बंदरगाह प्रशासन को पानी गहरा करने के लिए बार बार ड्रेजिंग या खुदाई भी नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक फायदा है। इसके अलावा पश्चिमी तट पर कर्नाटक का मंगलुरु पोर्ट है, जो लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है। गोवा में मुर्मुगांव है और केरल में कोच्चि है, जो मसालों के व्यापार का केंद्र है। और अगर हम पूर्वी तट की तरफ जाएं तो वहां की कहानी तो पश्चिमी तट से काफी अलग है। बंगाल की खाड़ी का वो तट ज्यादा सीधा है। हाँ, पूर्वी तट पर तमिलनाडु में चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन जैसे बड़े नाम हैं। तूतीकोरिन उर्वरक और पेट्रोकेमिकल हब है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम है, जो जापान को लोहे का निर्यात करता है। और पश्चिम बंगाल में कोलकाता है। मुझे कोलकाता के बारे में बात करनी है क्योंकि इसे भारत का एकमात्र प्रमुख नदीय बंदरगाह या रिवराइन पोर्ट कहा गया है। एक तटीय और एक नदीय बंदरगाह में असल में क्या अंतर होता है? देखिए, तटीय बंदरगाह सीधे गहरे समुद्र से जुड़े होते हैं, लेकिन कोलकाता का बंदरगाह डायमंड हार्बर इलाके में समुद्र तट से काफी अंदर हुगली नदी पर स्थित है। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती होती है सिल्टेशन, यानी गाद का जमा होना। क्योंकि नदियां अपने साथ मिट्टी लेकर आती हैं जो रास्ते में जमा हो जाती है। एकदम सही। इसीलिए कोलकाता पोर्ट को चालू रखने के लिए साल भर करोड़ों रुपए सिर्फ उस गाद को हटाने में, यानी ड्रेजिंग में खर्च करने पड़ते हैं। ये बहुत खर्चीला काम है। ड्रेजिंग और गहराई की बात चली है तो जो लोग गंभीर रूप से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्रोतों में एक बहुत बड़ा विरोधाभास छिपा है। मुझे लगता है हमें उस पर बात करनी चाहिए। हाँ, वो सबसे गहरा बंदरगाह वाला पॉइंट ना, जहां तथ्यों का थोड़ा विश्लेषण करना पड़ता है। बिल्कुल। देखिए, अध्ययन सामग्री की एक टेबल में विशाखापत्तनम को भारत का सबसे गहरा बंदरगाह बताया गया है, लेकिन उसी सामग्री के FAQ सेक्शन में लिखा है कि कृष्णापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जिसका ड्राफ्ट 18.5 मीटर है। हाँ, ये किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें वापस उसी प्रशासनिक वर्गीकरण पर जाना होगा जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। विशाखापट्टनम उन 12 प्रमुख प्रधान या मेजर बंदरगाहों की सूची में आता है। अच्छा, तो मतलब प्रमुख बंदरगाहों की श्रेणी में विशाखापट्टनम सबसे गहरा है? बिल्कुल, लेकिन कृष्णापट्टनम एक प्राइवेट और राज्य के अधिकार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। तो अगर हम वो मेजर माइनर वाली कैटेगरी हटा दें और पूरे भारत के सभी बंदरगाहों की तुलना करें तो 18.5 मीटर ड्राफ्ट के साथ कृष्णापट्टनम सबसे गहरा है। ये ड्राफ्ट का क्या मतलब होता है यहाँ पे? आसान भाषा में समझें तो ड्राफ्ट किसी जहाज का वो हिस्सा है जो पानी के अंदर डूबा रहता है। अगर कृष्णापट्टनम का ड्राफ्ट 18.5 मीटर है तो इसका मतलब है कि वहां ऐसे विशाल जहाज आ सकते हैं जिनका निचला हिस्सा 18.5 मीटर गहराई तक पानी में रहता है। ओहो, अब समझी। इसलिए वो इतने भारी कार्गो को संभाल पाता है। ये विरोधाभास हमें सिखाता है कि ये चीजों को जोड़कर पढ़ना कितना जरूरी है। वैसे ये गहराई वाला मुद्दा मुझे प्राकृतिक और कृत्रिम बंदरगाहों की याद दिलाता है। हाँ, भूगोल भी तो यही तय करता है कि बंदरगाह की बनावट कैसी होगी। बिल्कुल। मतलब क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि प्राकृतिक बंदरगाह प्रकृति द्वारा दी गई एक रेडीमेड पार्किंग स्पेस की तरह है, जहां समुद्र की गहराई पहले से ही है, जैसे मुंबई या उड़ीसा का पारादीप? ये तुलना बहुत सटीक है। प्राकृतिक बंदरगाहों में समुद्र की लहरों से बचने के लिए प्राकृतिक अवरोध होते हैं, तो वहां ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ता। और इसके विपरीत कृत्रिम बंदरगाह किसी भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक मल्टी स्टोरी पार्किंग गैराज बनाने जैसे हैं। मतलब इंसान खुद कंक्रीट की दीवारें बनाता है और गहराई पैदा करता है। हाँ, चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, लेकिन सबसे दिलचस्प मामला नवी मुंबई के JNPT का है, जिसे नहावा शेवा भी कहते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह होने के साथ साथ सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट भी है।
तो क्या JNPT जैसी विशाल कृत्रिम संरचना सिर्फ इसलिए बनाई गई थी क्योंकि मुंबई की जो प्राकृतिक पार्किंग थी वो पूरी तरह से भर चुकी थी? बिल्कुल यही प्राथमिक कारण था। 80 के दशक के अंत तक मुंबई पोर्ट पर जहाजों का भारी ट्रैफिक जाम होने लगा था और उसी समय वैश्विक व्यापार में कंटेनर शिपमेंट को दौर शुरू हो रहा था। हाँ, और उन लोहे के बड़े बड़े कंटेनरों को उठाने के लिए भारी क्रेन और विशाल यार्ड की जरूरत थी, जो मुंबई शहर के बीचों बीच तो मुमकिन नहीं था। सही कहा आपने। इसीलिए JNPT को विशेष रूप से कंटेनर ट्रैफिक को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी सफलता देखिए, इसने लगातार तीसरी बार बेस्ट ग्लोबल पोर्ट इन इंडिया का पुरस्कार जीता है। क्या बात है। और कृत्रिम निर्माण में एक और नाम एनएनआर का भी है ना, जिसे भारत का पहला निगमित या कॉर्पोरेटाइज्ड बंदरगाह कहा गया है। यहाँ निगमित का क्या मतलब है? निगमित होने का मतलब है कि एन्नोर पोर्ट किसी सरकारी ट्रस्ट की तरह नहीं, बल्कि कंपनी अधिनियम के तहत एक स्वतंत्र कंपनी की तरह काम करता है। इसमें सरकार की 68% हिस्सेदारी है, लेकिन ये पूरी तरह से प्रोफेशनल कॉर्पोरेट तरीके से फैसले लेता है। हाँ, ये भी रेड टेप कम करने का एक अच्छा तरीका है। तो अब जब हम भविष्य की बात कर ही रहे हैं, तो अगर हमारा 95% व्यापार समुद्री है, तो अगले 20-30 सालों के लिए सरकार इन दरवाजों को कैसे अपग्रेड कर रही है? देखिए, भविष्य की रणनीति मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के विस्तार और डिजिटल एकीकरण पर टिकी है। सबसे बड़ी पहल है सागरमाला प्रोजेक्ट, जिसके तहत 6 नए मेगापोर्ट विकसित किए जाने हैं। और मुझे याद आ रहा है कि 2021 के बजट में सरकार ने ब्लू इकोनॉमी की भी बात की थी। एकदम सही। उसी नीति के तहत सभी प्रमुख बंदरगाहों में PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के लिए 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। लेकिन ये PPP मॉडल बंदरगाहों में काम कैसे करेगा? बड़ा आसान है। सरकार के पास जमीन है, लेकिन आधुनिक क्रेन, सॉफ्टवेयर और मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनियां लेकर आती हैं। वे निवेश करती हैं और बदले में मुनाफे का एक हिस्सा सरकार के साथ शेयर करती हैं। और डिजिटल पहल के नाम पर नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन भी तो बनाया जा रहा है, ताकि कागजी काम आसान हो सके। लेकिन स्रोतों में एक और पोर्टल का जिक्र है, सरोद पोर्ट्स। ये थोड़ा अलग लगता है। हाँ, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही तो मैं सोच रही थी कि केवल बंदरगाहों के विवादों को सुलझाने के लिए सरकार को एक अलग व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हमारे पास पहले से अदालतें नहीं है? क्या इसका संबंध उसी PPP मॉडल से है, जहां ज्यादा प्राइवेट कंपनियां आएंगी? बिल्कुल उसी से जुड़ा है। देखिए, समुद्री व्यापार में समय का मतलब है पैसा। अगर कोई जहाज बंदरगाह पर एक अतिरिक्त दिन के लिए भी फंस जाता है, तो उसे लाखों रुपए का डैमरेज या हर्जाना देना पड़ता है। बाप रे, लाखों रुपए एक दिन के? हाँ, तो कोई भी निजी निवेशक अपना पैसा तब तक नहीं लगाएगा जब तक उसे ये भरोसा ना हो कि विवाद की स्थिति में फैसला तेजी से होगा। सामान्य अदालतों में सालों लग सकते हैं। इसीलिए सरोद पोर्ट्स को खासकर समुद्री विवादों के त्वरित निपटारे के लिए बनाया गया है। मतलब सारा खेल उस निवेश को सुरक्षित और तेज बनाने का है। तो आज की इस चर्चा में हमने काफी कुछ कवर कर लिया। मेजर और माइनर का प्रशासनिक अर्थ, पूर्वी और पश्चिमी तटों का भूगोल, ड्राफ्ट का विरोधाभास और प्राकृतिक बनाम कृत्रिम बंदरगाह, और साथ ही सागरमाला, PPP मॉडल और सरोद पोर्ट्स जैसी भविष्य की नीतियां भी। ये सभी तथ्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक पॉइंट उठाना चाहती हूँ, जो सीधे एक बड़ी बहस को जन्म देता है। मेक इन इंडिया के तहत सरकार ने राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल यानी ROFR की शर्तों में बदलाव किया है। हाँ, जिसके तहत अब भारतीय जहाजों को प्राथमिकता दी जाएगी। सही कहा। मतलब जो जहाज भारत में बने हैं, जिन पर भारत का झंडा है और जिनके मालिक भारतीय हैं, उन्हें पहले काम मिलेगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है? आप किस विरोधाभास की बात कर रही हैं? देखिए, एक तरफ भारत सागरमाला के जरिए अपने बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए खोल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जहाजों के मामले में ऐसी संरक्षणवादी या प्रोटेक्शनिस्ट नीतियां अपना रहा है। श्रोताओं के लिए ये सोचने का विषय है कि इस विरोधाभास का विदेशी शिपिंग कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा। ये वाकई एक बहुत ही जटिल और सोचने वाला सवाल है। बुनियादी ढांचे को वैश्विक बनाना और सेवाओं को राष्ट्रीयकृत रखना, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही असली चुनौती होगी। बिल्कुल। जब हम अपने घर के दरवाजों को दुनिया के लिए बड़ा बना रहे हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि उन दरवाजों से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए हमारे नियम क्या हैं। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साल 1948, देश को आजाद हुए भी मुश्किल से 1 साल ही हुआ है। हमारे पास ना तो कोई भारी भरकम मशीनरी है,
ना कोई एडवांस सैटेलाइट मैपिंग सिस्टम और बजट, मतलब बजट तो ना के बराबर ही है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी एक ऐसा ढांचा बनाने की नींव रखी जाती है जो एक हाफ मैराथन की दूरी से भी ज्यादा लंबा है। अरे वाह। एक ऐसी दीवार जिसे अरबों लीटर पानी के प्रचंड वेग को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम भारत की नदियों, उनके उफान और उन्हें सांधने वाली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के इसी इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। हाँ, और हमारा लक्ष्य आज कोई तारीखें या नदियों का नाम रटना नहीं है। हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि कैसे एक युवा राष्ट्र ने अपने भूगोल की सबसे बड़ी चुनौतियों को क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के इंजनों में बदल दिया। और हाँ, इसे याद रखने का एक शानदार मेंटल मैप भी बनाएंगे। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। देखिए, ये जो शुरुआत आपने की ना, ये अपने आप में पूरी कहानी का सार है। जब हम ये शब्द सुनते हैं, बहुउद्देश्य परियोजनाएं या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, बहुत भारी शब्द लगता है। हाँ, अक्सर लोग इसे बस एक किताबी या तकनीकी शब्द मान लेते हैं। लेकिन इसके पीछे की जो असली वजह थी, वो विशुद्ध रूप से आर्थिक और बहुत ही व्यवहारिक थी। अच्छा, वो कैसे? मतलब आजादी के तुरंत बाद भारत के सामने एक साथ कई मोर्चों पर संकट था। बाढ़ से फसलें तबाह हो रही थीं, सूखे से अकाल पड़ रहा था। हाँ, खाने की भारी कमी थी। बिल्कुल, और नए उद्योगों के लिए बिजली भी नहीं थी। अब उस वक्त हमारे पास इतना पैसा या संसाधन तो था नहीं कि हम बाढ़ नियंत्रण के लिए एक अलग सिस्टम बनाएं। सही बात है। फिर सिंचाई के लिए अलग से नहरें खोदें और बिजली के लिए अलग पावर प्लांट लगाएं। ये सब अलग अलग करना लगभग असंभव था। मतलब ये एक मजबूरी से निकला हुआ इनोवेशन था। एक तीर से 3 निशाने लगाने वाली बात हो गई। एकदम सही कहा आपने। ये एक ऐसा मॉडल था जिसमें एक ही विशाल ढांचे से कई काम लिए जा सके। विनाशकारी बाढ़ के पानी को एक शांत जलाशय में कैद करना, फिर उसी पानी को बहुत ही नियंत्रित तरीके से सूखे खेतों तक पहुंचाना, और उसी बहाव की गति से टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा करना। तो चलिए इसी तर्ज पर उस 1948 वाले अजूबे की बात करते हैं जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, महानदी पर बना हीराकुड बांध। हाँ, हीराकुड। अगर हम इसे एक मेंटल मॉडल की तरह देखें ना, तो ये देश की सबसे बुनियादी जरूरत यानी खाद्य सुरक्षा को सुलझाने का सबसे बड़ा प्रयास था। महानदी का जो स्वभाव था वो बहुत ही चरम माना जाता था, है ना? बिल्कुल, मानसून में ये नदी भयंकर तबाही लाती थी और बाकी महीनों में पूरा का पूरा इलाका सूखे की चपेट में रहता था। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसका निर्माण। मतलब 25.8 किलोमीटर लंबा ढांचा, और वो भी 1948 में, बिना आधुनिक भारी मशीनों की ये कैसे संभव हुआ? हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। इसका जवाब उस इलाके के भूगोल और सिविल इंजीनियरिंग की एक बहुत ही पुरानी तकनीक में छिपा है। अच्छा। देखिए, हीराकुड पूरी तरह से सिर्फ कंक्रीट का बांध नहीं है। ओह, मुझे लगा वो पूरा कंक्रीट का है। नहीं नहीं, महानदी का जो फैलाव है ना मैदानी इलाके में, वो बहुत चौड़ा है। अब सोचिए, अगर इतनी लंबी कंक्रीट की दीवार बनाई जाती तो शायद पूरा देश दिवालिया ही हो जाता। हाँ, वो तो है, खर्च बहुत ज्यादा आता है। इसलिए इंजीनियरों ने वहां एक अर्थ डैम यानी मिट्टी के बांध का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। जो मुख्य हिस्सा है जहां से पानी गिरता है और टरबाइन घूमते हैं, वो कंक्रीट का है। हाँ, वो करीब 4.8 किलोमीटर का हिस्सा कंक्रीट और चिनाई का है। लेकिन इसके दोनों तरफ पहाड़ियों को जोड़ने वाली जो 21 किलोमीटर लंबी दीवार है, वो मुख्य रूप से मिट्टी, पत्थर और मलबे को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से कंप्रेस करके बनाई गई है। अरे वाह! लाखों मजदूरों ने अपने हाथों से टोकरियों में मिट्टी ढोकर इस विशाल ढांचे को खड़ा किया था। ये तकनीकी जुगाड़ सच में अद्भुत है ना? ये मानव श्रम और इंजीनियरिंग का एक अकल्पनीय संगम था। और इसका असर भी उतना ही व्यापक रहा। अगस्त 1956 में जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसने सिर्फ बाढ़ ही नहीं रोकी, बल्कि ओडिशा के पूरे कृषि अर्थशास्त्र को ही पलट कर रख दिया। बिल्कुल, खरीफ की फसलों के लिए 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन को पानी मिला, और रबी की फसलों के लिए भी तो करीब 1 लाख हेक्टेयर जमीन को अचानक साल भर सिंचाई मिलने लगी थी। हाँ, जो किसान पहले पूरी तरह से मानसून के भरोसे बैठे रहते थे, उनके पास अब एक निश्चित जल स्रोत था। और पन बिजली से उद्योग भी पनपे। सही कहा। भूगोल के एक अभिशाप को कैसे एक संसाधन में बदला गया, ये इसका बेहतरीन उदाहरण है। तो अगर हम अपने श्रोताओं के लिए एक स्टडी गाइड टिप बनाएं तो ऐसे याद रख सकते हैं, महानदी प्लस ओडिशा प्लस दुनिया का सबसे लंबा बांध, मतलब हीराकुड, 1948 से 1956। ये फॉर्मूला एकदम सटीक है। अच्छा, अब हीराकुड तो समतल जमीन पर एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा है। हाँ, लेकिन इंजीनियरिंग की चुनौतियां तब पूरी तरह बदल जाती हैं जब हम मैदानों को छोड़कर पथरीले और तीखे ढलानों की ओर बढ़ते हैं।
वहां नियम बदल जाते हैं। जैसे चंबल घाटी परियोजना। हाँ, विंध्या के पठारों से निकलने वाली चंबल नदी की कहानी मैदानी नदियों से बिल्कुल अलग है। इसका भूगोल बहुत ही ऊबड़-खाबड़ और बीहड़ वाला है। और यहीं पर मुझे इसके डिजाइन को लेकर एक सवाल हमेशा परेशान करता है। बताइए, क्या सवाल? जब मैं चंबल का ब्लूप्रिंट देखता हूं ना, तो वहां एक विशाल बांध बनाने के बजाय 3 अलग-अलग बांधों की एक श्रृंखला दिखती है, जिसे शायद कैस्केड सिस्टम कहा जाता है। हाँ, कैस्केड सिस्टम। मतलब मध्य प्रदेश में गांधी सागर, फिर राजस्थान में राणा प्रताप सागर और फिर जवाहर सागर। क्या एक ही बड़ा बांध बनाना आर्थिक रूप से ज्यादा सस्ता और आसान नहीं होता? 3 अलग-अलग जगह कंस्ट्रक्शन साइट लगाने का क्या तुक है? देखिए, देखने में तो यही लगता है कि एक बड़ा बांध सस्ता पड़ेगा, लेकिन पथरीले और तेज ढलान वाले भूगोल में फिजिक्स के नियम अलग तरह से काम करते हैं। अच्छा, कैसे? चंबल का ढलान बहुत तेज है। अगर आप उस तेज ढलान पर सिर्फ एक जगह बहुत ऊंचा बांध बनाते हैं, तो पानी जब उस ऊंचाई से नीचे गिरेगा ना, तो एक बार टरबाइन घुमाने के बाद उसकी बाकी की गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी? हाँ, काइनेटिक एनर्जी, वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि पानी बहुत तेजी से ढलान के नीचे बह जाएगा। ओ, समझ गया। मतलब पानी की जो रफ्तार है उसे हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़े आप। इसलिए इंजीनियरों ने कैस्केड सिस्टम चुना। इसे आप एक रिले रेस की तरह समझ सकते हैं। रिले रेस, ये एनालॉजी अच्छी है। हाँ, नदी मध्य प्रदेश में महू के पास जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। पहला स्टेशन है गांधी सागर बांध, जो करीब 62 मीटर ऊंचा है, जिसका काम 1954 में शुरू हुआ था, है ना? हाँ, और 1960 तक इसने पूरी तरह काम करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पानी ने टरबाइन घुमाया, बिजली पैदा की और फिर आधे बढ़ा। अब चूंकि ढलान तेज है, तो पानी फिर से रफ्तार पकड़ लेता है। और फिर राजस्थान में घुसते ही राणा प्रताप सागर उस पानी को दोबारा रोक लेता है। एकदम सही। उसकी ऊर्जा को फिर से निचोड़ लेता है। बिल्कुल। और उसके बाद जवाहर सागर, जो कोटा से करीब 30 किलोमीटर दूर है, वो यही काम तीसरी बार करता है। अरे वाह! कैस्केड सिस्टम का असली फायदा यही है कि आप पानी की एक ही बूंद से उसकी आखिरी सीमा तक ऊर्जा निकाल रहे हैं। और मुझे लगता है इससे विस्थापन भी कम होता होगा। बहुत बड़ा पॉइंट उठाया आपने। एक बहुत ऊंचा बांध बनाने से पीछे जो जलाशय बनता, वो मध्य प्रदेश के कई 100 गांवों और जंगलों को हमेशा के लिए डुबो देता। 3 छोटे बांधों ने उस नुकसान को भी काफी हद तक कम कर दिया। ये वाकई एक शानदार नजरिया है। ये सिर्फ पानी का प्रबंधन नहीं है, ये ऊर्जा का मास्टर क्लास है। बिल्कुल। अच्छा, मैदानों और स्थिर पठारों के बाद अब उन इलाकों की तरफ चलते हैं जहां जमीन ही आपके खिलाफ होती है। मेरा मतलब है सीधे हिमालय की उन संकरी खाइयों की तरफ जहां टिहरी बांध स्थित है। हाँ, टिहरी। इसकी भौगोलिक स्थिति जितनी खूबसूरत है ना, उतनी ही खतरनाक भी है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भिलंगना और भागीरथी नदियों के संगम पर, मुख्यतः भागीरथी पर। सही कहा। देखिए, मैदानों में पानी को नियंत्रित करना एक बात है, लेकिन पहाड़ों का सीना चीरकर बहने वाली भागीरथी को रोकना इंजीनियरिंग का एक बिल्कुल अलग ही स्तर है। टिहरी की टाइमलाइन पढ़ते हुए ना, एक चीज ने मेरा ध्यान बहुत खींचा। क्या? योजना आयोग ने इस परियोजना को 1972 में ही हरी झंडी दे दी थी, लेकिन जमीन पर असल काम 1978 में जाकर शुरू हुआ। पूरे 6 साल का गैप। मतलब अगर जरूरत इतनी बड़ी थी, तो क्या पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन शुरू करना इतना ज्यादा जटिल होता है? 6 साल तक तो सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं चल रही होगी। ये जो विलंब है ना, यही इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत को दर्शाता है। वो कैसे? हिमालय कोई अरावली या विंध्य जैसा पुराना और स्थिर पहाड़ नहीं है। हाँ, वो तो एक यंग माउंटेन है। बिल्कुल। ये दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और लगातार ऊपर उठ रही है। इसका मतलब है कि ये पूरा इलाका हाई सिस्मिक जोन यानी उच्च भूकंपीय क्षेत्र में आता है। जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार खिसक रही हैं। बाप रे! और आप उसी खिसकती हुई जमीन के बीचों बीच 260 मीटर से ज्यादा ऊंची दीवार खड़ी करने जा रहे हैं। हाँ, जिसके पीछे अरबों लीटर पानी का दबाव होगा। ये तो टाइम बम जैसा है। यही सबसे बड़ा खौफ था इंजीनियरों का। अगर वहां कोई आम कंक्रीट का बांध बनाया जाता और एक भयंकर भूकंप आ जाता, तो कंक्रीट की वो दीवार चटक सकती थी। और अगर वो दीवार टूटती, तो भागीरथी के पानी का वो प्रलय नीचे बसे ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे शहरों को नक्शे से ही मिटा सकता था। ओ, ये तो बहुत डरावना है। इसलिए वो 6 साल खाली नहीं बैठे थे। उन 6 सालों तक लगातार जियोलॉजिकल सर्वे
यानी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए। अच्छा। इंजीनियरों ने पहाड़ों की चट्टानों की ताकत, वहां की फॉल्ट लाइंस और भूकंप के पुराने रिकॉर्ड्स का बहुत बारीकी से अध्ययन किया। तो फिर इसका तकनीकी समाधान क्या निकाला गया? समाधान ये था कि इसे एक पारंपरिक कंक्रीट डैम की तरह नहीं बनाया गया। टिहरी एक अर्थ एंड रॉक फिल डैम है। मतलब इसमें भी मिट्टी और पत्थर का इस्तेमाल हुआ है? हाँ, लेकिन इसका मुख्य कारण लचीलापन है। कंक्रीट झटके से टूट जाता है, लेकिन मिट्टी और पत्थरों को इस तरह से पैक किया गया है कि अगर बहुत तेज भूकंप आता भी है तो ये ढांचा एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह उन झटकों को सोख लेगा। अरे वाह, शॉक एब्जॉर्बर की तरह। हाँ, ये हिलेगा जरूर, लेकिन पूरी तरह से टूटेगा नहीं। प्रकृति की इस प्रचंड ताकत से तालमेल बिठाना इतनी बड़ी चुनौती थी कि इसके लिए पूरी तरह से नई संस्था ही बनानी पड़ी, टिहरी जल विद्युत विकास निगम यानी THDC। मतलब ये सिर्फ एक दीवार खड़ी करने का काम नहीं था, ये उस पूरे पहाड़ की प्रकृति के साथ एक तरह का समझौता था। बिल्कुल। अच्छा, ये तमाम चुनौतियां तो तब होती हैं जब आप नदी को उसके उद्गम स्थल या पहाड़ों में काबू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जरा सोचिए उस स्थिति के बारे में जब कोई नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों में फैल जाती है और पूरी तरह बेकाबू होकर एक त्रासदी बन जाती है। निश्चित रूप से दामोदर नदी की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हुगली की ये सहायक नदी एक समय में इतनी भयानक बाढ़ लाती थी कि इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। सही कहा। बरसात के दिनों में ये अपने किनारों को तोड़कर जो तबाही मचाती थी, उससे उबरने में लोगों को महीनों लग जाते थे। और दिलचस्प बात यह है कि इस शोक को दूर करने के लिए ना भारत ने अपना खुद का मॉडल विकसित करने के बजाय एक अंतर्राष्ट्रीय ब्लूप्रिंट से प्रेरणा ली। अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी। हाँ, TVA। 1948 में उसी की तर्ज पर भारत में दामोदर घाटी निगम यानी DVC की स्थापना की गई। देखिए, अमेरिका के टेनेसी इलाके में भी लगभग वैसी ही समस्या थी। वहां उन्होंने पूरी घाटी को एक इकाई मानकर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया था। DVC उसी का भारतीय संस्करण था। अच्छा। ये किसी एक जगह पर बांध बनाने का प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि पूरी घाटी को नियंत्रित करने का एक मास्टर प्लान था। और इस मास्टर प्लान को समझने के लिए ना इसका जो क्रोनोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है वो मुझे बहुत ही शानदार लगा। अगर हम इसे एक स्टडी गाइड की तरह देखें तो इसमें एक बहुत ही स्पष्ट द 2 ईयर रूल दिखाई देता है। हाँ, द 2 ईयर रूल। हर 2 साल में एक प्रोजेक्ट। बिल्कुल, हर 2 साल के अंतराल पर एक नया ढांचा तैयार हो रहा था। जैसे सबसे पहले 1953 में दामोदर की सहायक नदी बराकर पर झारखंड के कोडरमा जिले में तिलैया बांध बनता है। फिर ठीक 2 साल बाद 1955 में हजारीबाग जिले में कोनार नदी पर कोनार बांध। हाँ। उसके 2 साल बाद 1957 में वापस बराकर नदी पर धनबाद जिले में मैथन बांध। सही। और अंततः 1959 में मैथन से 20 किलोमीटर दक्षिण में मुख्य दामोदर नदी पर पंचायत हिल बांध बनता है। ये इतना सटीक कैसे है? ये 2 ईयर रूल सिर्फ एक संयोग नहीं था, ये लॉजिस्टिक्स और कैपिटल इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही सोचा समझा तरीका था। अच्छा, पैसों का चक्कर था। हाँ, जैसा हमने शुरुआत में बात की, एक नए राष्ट्र के पास असीमित पैसा और मशीनरी तो थी नहीं। आप एक साथ 4 विशाल बांधों का काम शुरू कर ही नहीं सकते थे। लॉजिकल है। इसलिए एक बांध से शुरुआत की गई, वहां की मशीनरी और अनुभवी वर्कफोर्स को फिर दूसरे प्रोजेक्ट पर शिफ्ट किया गया। ओह, ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। बिल्कुल। एक चरण के पूरे होने पर जो आर्थिक और ढांचागत मजबूती मिली ना, उसने अगले चरण को रफ्तार दी और इन चारों ने मिलकर दामोदर के बेकाबू पानी को एक अनुशासित बहाव में बदल दिया। लेकिन इसी ब्लूप्रिंट में एक और नाम आता है जो इस पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है, दुर्गापुर बैराज। हाँ, दुर्गापुर बैराज। अब तक हम डैम या बांध की बात कर रहे थे, लेकिन ये एक बैराज है। अगर मैं इसे तकनीकी नजरिए से समझूं तो एक डैम एक तरह का विशाल स्टोरेज वॉल्ट या तिजोरी है जो पानी को इकट्ठा करता है। सही है। लेकिन बैराज कुछ और ही है। मुझे लगता है ये किसी कंप्यूटर नेटवर्क के राउटर या फिर रेलवे ट्रैक के स्विच की तरह काम करता है ना? ये राउटर वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है। डैम का मुख्य काम पानी की गति को रोकना और उसे स्टोर करना होता है, जैसा कि तिलैया या मैथन में किया गया। लेकिन बैराज स्टोरेज के लिए नहीं होता। इसका मुख्य काम होता है उस आ रहे अनुशासित पानी की दिशा को तय करना। मतलब पानी को मोड़ना? हाँ, आप इसे एक डाइवर्जन सिस्टम कह सकते हैं। दुर्गापुर बैराज ने कोई बड़ी झील नहीं बनाई, बल्कि उसने पानी के बहाव को 2 विशाल नहरों की तरफ मोड़ दिया। और यहीं से वो बंगाल का शोक जीवनदायिनी में बदल गया। बिल्कुल। क्योंकि ये नहरें बर्धमान, हुगली और हावड़ा जिलों के उन खेतों तक पहुंची जो पानी के लिए सच में तरस रहे थे।
जो पानी कल तक बाढ़ के रूप में तबाही लाता था, उसी पानी को बैराज रूपी राउटर ने सही दिशा देकर बंगाल के कृषि परिदृश्य को एकदम हरा भरा कर दिया। इसी को हम इंजीनियरिंग के जरिए भूगोल का कायाकल्प कहते हैं। आप प्रकृति के विनाशकारी रूप को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी ऊर्जा और दिशा को जरूर बदल सकते हैं। सही बात है। तो आज के इस गहन विश्लेषण को अगर हम समेटें तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ ईंट पत्थर के ढांचे नहीं है। हीराकुड के विशाल विस्तार ने हमें बताया कि कैसे मैन पावर और अर्थ डैम तकनीक से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई। चंबल के कैस्केड सिस्टम ने हमें सिखाया कि पथरीले ढलानों पर पानी की एक एक बूंद से ऊर्जा कैसे निचोड़ी जाती है। हाँ, और कैसे दो राज्य एक साथ आ सकते हैं। बिल्कुल। और टिहरी ने साबित किया कि हिमालय जैसी अस्थिर जमीन पर भी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के जरिए सुरक्षित निर्माण हो सकता है। और साथ ही दामोदर घाटी का वो 2 ईयर रूल और दुर्गापुर बैराज ने दिखाया कि किसी भी शोक को जीवनदायिनी में कैसे बदला जा सकता है। ये जानना ही काफी नहीं है कि कौन सा बांध कहाँ है, बल्कि ये समझना ज्यादा जरूरी है कि वो वहां क्यों है। बिल्कुल। भूगोल की किताबें सिर्फ अतीत नहीं, ये भविष्य के निर्माण की कहानियां हैं। बहुत खूब कहा आपने। लेकिन आज जब हमने इंसान द्वारा प्रकृति को साधने की इन शानदार उपलब्धियों पर बात की है ना, तो मेरे दिमाग में एक और विचार आ रहा है। अच्छा? ये एक ऐसा सवाल है जो इन ब्लूप्रिंट्स के भविष्य से जुड़ा है। हमने माना कि ये ढांचे बहुत मजबूत हैं, लेकिन हर कंक्रीट की, हर ढांचे की एक उम्र होती है। हाँ, वो तो है। जब आने वाले कुछ दशकों में या शायद एक सदी बाद ये विशालकाय ढांचे अपनी उम्र पूरी कर लेंगे और जर्जर होने लगेंगे, तब इन नदियों और इन पर निर्भर करोड़ों लोगों के भविष्य का क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। क्या हम इंसान उस भौगोलिक रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए तैयार हैं, जब हमें इन कृत्रिम पहाड़ों को सुरक्षित रूप से हटाना पड़ेगा और नदियों को वापस उनके पुराने स्वरूप में लौटाना होगा? श्रोताओं, इस गहरे सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।